Thank you very much, the organizers, for giving me this opportunity. And I'm extremely sorry to the keynote speakers, Dr. Raja, that because of my train, मुझे जल्दी निकलना होगा, इसलिए मैं उनका समय ले रहा हूँ बेसिकली, और आप लोगों और उनके बीच में आ रहा हूँ। तो मैं मेरी अपॉलजी एक्सेप्ट कीजिए सर। I'm really sorry for that. So as the topic suggests, before going in detail, I would just like to tell briefly about the topic. आप सभी जानते हैं कि एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारी सेना के सामने, कि जैसे आप सभी जो फील्ड में जब वो फाइट कर रहे होते हैं, जब किसी भी ऑपरेशन में, सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनको गन शॉट लगते हैं और माइक लगा हुआ है। तो अच्छा, दैट इज फॉर दैट, ओके ओके। सो उस समय पे क्या होता है कि उनको गन शॉट वुंड होता है या तमाम तरह के सपोज दैट बॉम्ब्स के वुंड्स होते हैं और उससे हीमोरेज होता है, बहुत ज़्यादा हीमोरेज होता है। और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचे, ढेर सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये एक डेटा है जिस डेटा में बताया गया है कि ये वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान वार का समरी है। उस समरी में आप देख सकते हैं 60% जो डेथ होती है, प्रिवेंटेबल डेथ, मतलब वो मृत्यु जो बचाई जा सकती है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है ताकि हम उनकी ब्लीडिंग को बैटलफील्ड में रोक सके, और उस कारण से 60% डेथ जो है वो हो जाती है। सो इस सिचुएशन में अगर इसको गोल्डन आवर बोलते हैं, जो 1 से 2 घंटा होता है, जिसमें मैक्सिमम हमारे सामान्य जो भी लोग होते हैं, हमारा जो एक एडल्ट होता है, एक पुरुष के शरीर में करीब 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और उसमें से अगर 2.5 लीटर ब्लड बह जाता है, तो उस कंडीशन में फिर उस व्यक्ति को बचा पाना मुश्किल होता है। एक्सेसिव हिमोरेज हो जाता है, उसकी वजह से बचा पाना मुश्किल होता है। तो ये सिचुएशन है, और इस सिनेरियो में जो एप्लीकेशन होता है, जो ड्रग का एप्लीकेशन होता है, वो विद इन 1 आवर होना चाहिए, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। और ये प्री हॉस्पिटल केयर का आवर होता है जब 6 घंटे, 1 से 6 घंटे के बीच में, जब हम कैजुअलिटी को ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उस बीच में हम इस दवा का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया वो वर्ल्ड का सिनेरियो है, और ये भारत की कुछ स्टडी हुई है, जो सेना की स्टडी हुई है, हमारी अपनी सेना की। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है कैजुअलिटीज, इसमें ज्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं वो हो रही हैं जो एक्सट्रीमिटी का मतलब हाथ में, पैर में, जब यहाँ पे गोली लग जाती है, क्योंकि जो नॉन एक्सट्रीमिटी है, जो हमारा ये एरिया है, जो हेड है, उसमें हमने हेलमेट पहन रखा है, और एक्सट्रीमिटी के एरियाज में हमने, नॉन एक्सट्रीमिटी के एरियाज में हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। तो ऐसी कंडीशन में बुलेट्स नहीं लगती हमें, तो पैर में, ग्रोइन एरिया में और हाथ में ये लगने से डेथ होती है। और ये एक सिनेरियो है जिसमें 5,065 जो है वो इसकी वजह से डेथ हुई हैं, और करीब ये कंट्रीब्यूट करता है 59% डेथ। ये पूरे करीब 10-15 साल का डेटा है, जिसमें 59% जो डेथ हुई हैं वो इसकी वजह से हुई हैं। और आप ये देख सकते हैं उसमें, उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर बच भी जाता है, व्यक्ति बच जाता है, हॉस्पिटल तक जाते जाते बच भी जाता है, तो उस सिनेरियो में जब वो अपनी ब्लड को रोकता है किसी भी तरीके से, आपने एक फिल्म देखी होगी बहुत पहले, शायद पता नहीं कितने यंग बच्चे हैं, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, मनोज कुमार जी की क्रांति फिल्म थी। तो उसमें जब उनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने मिट्टी उठा के अपने माथे पे लगाया, अपने ब्लड को रोका। तो मिट्टी भी जो होता है वो सिलिका का सोर्स होता है, तो आपको डाइवेलेंट कैटायंस मिलेंगे, तो ब्लीडिंग तो रुक जाएगी उस समय पे, लेकिन सेप्सिस हो जाती है उससे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड, उसमें ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके वुंड में अगर मिट्टी चली गई या कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स चले गए, तो वो बच तो जाएगा ब्लीडिंग से, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा तो क्या होगा, कई बार उसको सेप्सिस हो जाएगी, और सेप्सिस से बाद में डेथ हो जाती है। तो ये एक बैटलफील्ड वुंड इन्फेक्शन कॉजेज सेप्सिस एंड मॉर्टेलिटी। ढेर सारे लोगों में इस तरीके से सेप्सिस और मॉर्टेलिटी होने की वजह से भी डेथ हुई है। तो ये भी एक सिनेरियो है। आप ये देखिए मेजर सिनेरियो, जिस समय लड़ रहा है, 2 सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं, और एक को अपने फेलो सोल्जर की जान भी बचानी है, क्योंकि उसका पैर देखेंगे आप, वो जा चुका है पूरी तरीके से,
और वो वॉक नहीं कर सकता, तो ऐसे में उसको उसकी ब्लीडिंग रोकनी है, उसकी जान बचानी है और साथ ही साथ उसको वॉर भी लड़नी है। तो ये सिनेरियो होता है। ये एक्सट्रीमिटी वुंड्स हैं, आप देख सकते हैं पैर पूरा प्रॉब्ली बम ब्लास्ट से दोनों पैर उड़ चुके हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। हाथ देख सकते हैं आप, हाथ उड़ गया है और उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग है। और गन शॉट अगर सपोज दैट प्रॉपरली बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हैं तो उस कंडीशन में नॉन एक्सट्रीमिटी वुंड्स भी बनते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ढेर सारे इंटरनल पार्ट्स इंजर हो जाते हैं और इन सब के लिए हमें हीमोस्टैटिक मटेरियल डेवलप करने की जरूरत है। इसमें जो सबसे सिंपल उपाय होता है वो ये होता है कि आप जहां पे ब्लड, जहां से ब्लीडिंग ऊजिंग हो रही है, जब नॉन एक्सट्रीमिटी का होता है तो आप उसके ऊपर टॉर्निके होता है एक, उस टॉर्निके को बांध दीजिए बहुत तेजी से प्रेशर लगा के। तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है क्योंकि आर्टरीज ऊपर से आ रही हैं, हार्ट की तरफ से आ रही हैं। जब आप प्रेशर लगा के उसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगी और उस ब्लीडिंग से बचाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस तरीके से बहुत देर तक रह गया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सिर्फ ब्लड ही नहीं रोक रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी रोक रहे हैं उस एक्सट्रीम ऑर्गन को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इस्कीमिक रिपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है और वो फिर ऐसी कैजुअलिटी अगर हॉस्पिटल पहुंच भी जाएगी तो उसको उतना ऑर्गन जो है वो काट के हटाना पड़ेगा। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो इस सिचुएशन में होती है। तो ये टॉर्निके का लिमिटेशन है, टॉर्निके यूज करने का। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ उपाय चाहिए, जो हीमोस्टैटिक मटेरियल चाहिए, ऐसा ड्रग चाहिए जो रोक सकता हो इसको। तो हमने क्या किया, आप ये देखिए, ये वर्ल्ड का सिनेरियो है। वर्ल्ड में यूएस आर्मी और इजराइल आर्मी ये मेजर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्विक क्लॉट एक ड्रग है जो यूएस आर्मी यूज करती थी पहले, अभी उसने चेंज कर दिया है। क्विक क्लॉट का प्रॉब्लम क्या था, ये रोक तो देता था ब्लड लेकिन इससे बहुत ज्यादा जलन होती थी और जलन की वजह से क्या होता था आसपास का, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ये था कि हीट से प्रेसिपिटेट कर देता था प्रोटीन को और उस तरीके से क्लॉटिंग हो जाती थी। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि आसपास के में टिश्यू डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता था। तो धीरे धीरे यूएस आर्मी ने इसको फेज आउट कर दिया इस ड्रग को। उसके बाद जो नई ड्रग आई वो है सेलॉक्स। अभी करेंटली यूएस आर्मी, इजराइल आर्मी जो है वो मेनली ये सेलॉक्स यूज करती है इसको हेमोरेज को प्रिवेंट करने के लिए। और ये एक सिचुएशन है जिसमें अभी ये प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट ही है, ये बनाया नहीं जा सकता है नॉन एक्सट्रीमिटी के लिए। अगर डैमेज हो जाता है अंदर तो ये पेलेट्स होते हैं, ये सारे बायोलॉजिकल मटेरियल के बने हुए हैं। सेलॉक्स आप सभी जानते होंगे शायद, काइटिन जो होता है काइटिन का बना होता है। और काइटिन मानते हैं कि सेलुलोज इस धरती पे सबसे ज्यादा एबंडेंटली अवेलेबल बायोलॉजिकल पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है, राइट। उसके बाद सेलॉक्स और एल्जिनेट ये दो हैं जो अर्थ पे सबसे ज्यादा अवेलेबल बायोपॉलीमर्स हैं। तो सेलॉक्स जो है वो जो है काइटिन से बना हुआ है। और काइटिन क्यों सबसे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि काइटिन जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो अपर कवरिंग होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो इसलिए मानते हैं चूंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट अवेलेबल हैं अर्थ पे, और भी ढेर सारी जगहों पे काइटिन होती है, तो इसलिए कहते हैं कि काइटिन जो है, काइटोसन जो है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल बायोपॉलीमर है। तो ये भी इसकी पेलेट बना के और इसको भर देते हैं अंदर पेट में। सपोज दैट अगर गन शॉट लग गया तो उसमें भर देते हैं, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सपैंड करके और उसको रोक लेता है ब्लीडिंग को। तो हमने जब अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले चूंकि सेलॉक्स और ये जितने भी मटेरियल हैं ये सारे के सारे ऑलरेडी पूरी वर्ल्ड यूज कर रही है इस टाइम पे काइटिन बेस्ड मटेरियल। तो हमने ढेर सारे मटेरियल जो हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोपॉलीमर्स जो हैं, उनको स्क्रीन किया कि कौन से ऐसे हैं बायोपॉलीमर्स जो बहुत अच्छी हीमोस्टैटिक एफिकेसी दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एल्जिनेट, काइटोसन, सिल्क पाउडर, सिल्क जेल, सिल्क फाइबर, वुड पल्प और एलोवेरा पाउडर भी हमने स्क्रीन किया और हमें मिला कि एल्जिनेट जो है वो इन विट्रो और इन विवो इन दोनों कंडीशन में बहुत अच्छी एफिकेसी शो कर रहा था। काइटोसन भी शो कर रहा था, लेकिन काइटोसन की कुछ लिमिटेशन है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो एल्जिनेट बेस्ड हमने शुरू किया और एल्जिनेट की हमने एक फॉर्मुलेशन डेवलप की यूजिंग डाइवेलेंट केटायंस। सो डाइवेलेंट केटायंस आप सभी जानते हैं, कैल्शियम जो होता है बहुत यूजफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो हमने कैल्शियम और जिंक यूज किया इस फॉर्मुलेशन में और हमने एल्जिनेट के साथ मिक्स करके उसका फॉर्मुलेशन बनाया। और ये सिनेरियो है, आप देखिए इसमें क्या होता है। बेसिकली ये एल्जिनेट है, ऊपर जो वो क्रॉस क्रॉस बायोपॉलीमर्स दिख रहे हैं आपको, कैल्शियम और जिंक के साथ मिलकर ये एक बॉक्स मॉडल बनाता है और ये जेल बना देता है। और वो जेल जब होता है, जब उस जेल को हम ब्लड से
इंटरेक्ट कराते हैं तो उस ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो सिल्क एल्जिनेट, ऐसे मतलब सिल्क एल्जिनेट है, और सिल्क एल्जिनेट जिंक, सिल्क एल्जिनेट कैल्शियम, और सिल्क एल्जिनेट जब हमने जिंक और कैल्शियम दोनों मिक्स करके बनाया तो सबसे ज्यादा एफिकेसी हमें सिल्क एल्जिनेट जिंक और कैल्शियम मिक्स होने के बाद उस फॉर्मुलेशन में मिली। और वो फॉर्मुलेशन जब हम 2% से लेके और 100% तक यूज कर रहे हैं ब्लड के कंपैरिजन में, वो बहुत अच्छी एफिकेसी दे रहा है। और इसका क्लॉटिंग टाइम भी जो है वो भी आप ब्लड ब्लैंक के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, रफली इन विट्रो कंडीशन में 2 से 3 मिनट है। जब हम मटेरियल बहुत कम यूज करते हैं, 2% मटेरियल यूज करते हैं, तो इसका क्लॉटिंग टाइम जो 10 मिनट के आसपास होता है नॉर्मल में, वो घट के हमारा 1.5 मिनट के आसपास आ जाता है। ये उसकी सेफ्टी है, क्योंकि जब भी आप कोई दवा यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि वो दवा सेफ है या नहीं। तो हमने उसकी कुछ सेफ्टी स्टडी की और हमें सेफ्टी में भी मिला कि ये दवा जो है ये कोई ब्लड के साथ इंटरेक्ट करके, सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके, आप यहाँ देख सकते हैं वो ग्रीन कलर की जितनी भी हैं वो सेल्स हैं, और उन सेल्स को कोई हार्म नहीं हो रहा है जब भी हम ये मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं। तो ये बताता है कि, और ये लाइव सेल और डेथ सेल का पैरामीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल में जितनी सेल डेथ हो रही है उतनी ही सेल डेथ यहाँ फॉर्मुलेशंस के साथ भी हो रही है। ये तीनों क्वाड्रेंट जो है ये बताते हैं कि डेथ सेल कितनी है हमारे जब हमने उसको ट्रीट किया फॉर्मुलेशन को। तो और ये हिमोलिसिस रेट है, आप देख सकते हैं जब ब्लड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो हिमोलिसिस नहीं हो रही है। जहां हिमोलिसिस हो रही है पॉजिटिव कंट्रोल में, वहां आप देख सकते हैं कि पूरा सोल्यूशन जो है वो रेड हो गया है। लेकिन जब हम ड्रग के साथ उसको इंक्यूबेट करते हैं तो वो ड्रग की हिमोलिसिस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ड्रग है वो एक सेफ ड्रग है। इसके बाद ये हमने क्लॉटिंग के एक्सपेरिमेंट किए कुछ। आप टेल इंसिजन मॉडल है, आप देख सकते हैं, लिवर इंसिजन मॉडल है। लिवर में बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, तो इसलिए हमने ये 2 मॉडल्स यूज किए और इन दोनों मॉडल से हमें पता चला कि ये जो इसकी एफिकेसी है वो बहुत अच्छी एफिकेसी है इस फॉर्मुलेशन की। फिर एक बार जैसे जब डैमेज हो जाता है, हम ब्लड तो रोक ले रहे हैं लेकिन उस वुंड को क्लोज भी होना है, उस वुंड में हीलिंग भी होनी है, और वो स्क्रैच ऐसे एक मेथड होता है, उस स्क्रैच ऐसे मेथड से हमने करके देखा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया मार्क किया है, जब हमने इसको ड्रग के साथ इंक्यूबेट किया तो ढेर सारी सेल्स माइग्रेट करके दोनों तरफ से इस बीच में आ रही हैं। ये इसको इसको सेल माइग्रेशन ऐसे बोलते हैं, स्क्रैच ऐसे बोलते हैं। मतलब ये जो मेडिसिन है ये सेल के माइग्रेट करने के पोटेंशियल को भी बढ़ा रही है। मतलब ये वुंड हीलिंग में बहुत अच्छी दवा साबित हो सकती है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके आप वुंड कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हो। आप ये एनिमल में ये बीटाडीन हमने लिया है। अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं ड्रग्स, उनमें मोस्टली एंटीसेप्टिक ड्रग्स अवेलेबल हैं। कोई भी हीलिंग को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करती है, वो बेसिकली माइक्रोब्स को उस एरिया में ग्रो नहीं होने देती है, और हीलिंग नेचुरली अपने आप ही होती है। तो आप देख सकते हो कि वुंड क्लोजर जो है, ये हमने जो दवा बनाई है इसमें वुंड क्लोजर आप डे 7 पे देख सकते हैं। बीटाडीन में वुंड का साइज कितना बड़ा है, और यहाँ पे वुंड का साइज ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, और 10th डे 10 और डे 14 पे जो वुंड है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, और इसकी हीलिंग एफिकेसी जो है इस फॉर्मुलेशन की वो बहुत अच्छी है। ये एक सेफ्टी स्टडी है, ये बहुत यूनिक स्टडी है, ये दिस इज नॉट वेरी कॉमन। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन को गामा सेंटीग्राफी करते हैं, और पूरी बॉडी में हम आपकी जो दवा है वो कहाँ कहाँ जा रही है, पूरे बॉडी में आप गामा कैमरा से आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे संस्थान में अवेलेबल है। सो हमने क्या किया, इसको आप यहाँ देख सकते हो, जब दवा को ऐसे ही नॉर्मली दिया गया तो ये जो गामा कैमरा है वो हर जगह दवा चीजों को डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने जहां इंजेक्ट किया दवा, वो दवा वहीं पड़ी हुई है 24 घंटे तक। मतलब आप जो वुंड होगा उस वुंड पे जब आप दवा डालेंगे तो वो दवा वहीं रहेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। ये एक क्लॉटिंग मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप कोई और ड्रग डेवलप कर रहे हैं जो ब्लड में हर जगह जानी चाहिए, वहां ये सबसे बुरी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक क्लॉटिंग मटेरियल के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि क्लॉटिंग मटेरियल अगर आपके ब्लड में चला गया और जगह जगह पहुंच गया तो वो हार्ट में जाके, लंग्स में जाके हर जगह ब्लड को क्लॉट कर देगा, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम काइटोसिन के साथ है। काइटोसिन क्या है कि वो लीच करता है। वो जब आप वुंड पे डालते हैं तो वुंड से वो लीच आउट होके वो ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है, और इसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियो एम्बोलिज्म हो सकता है, और इसकी वजह से व्यक्ति हो सकता है हेमोरेज से तो बच जाएगा लेकिन एम्बोलिज्म होने की वजह से मर जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें ये कहीं पे मूव ही नहीं हो रही है दवा, और 24 घंटे तक ऑलमोस्ट उसी जगह पे पड़ी हुई है दवा। दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव पैरामीटर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट।
और इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि हमने जब इसको एनिमल को काफी दिन तक हमने ये जेल इंजेक्ट करके रखा, तो 14 दिन के बाद ये जेल जो है वो बॉडी में मिला नहीं। ये हमने सब क्यूटेनियस उसको इंजेक्ट करके रखा, तो इसका मतलब बॉडी में ऑटोमेटिक डिग्रेडेशन भी होता है इसका। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन विच शोड अ वेरी गुड एफिकेसी। और ये सेफ्टी पैरामीटर्स को भी आप देख सकते हैं कि बेसिकली बॉडी वेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है एनिमल के। दैट मीन्स एनिमल हेल्दी है जब तक हम उसको जब तक उसके बॉडी में पड़ा हुआ है ये। फिर ये उसका समरी है, जो मैंने सारा कुछ बताया उसकी समरी है ये बेसिकली। प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने जेल बनाया, उस जेल का प्रॉब्लम ये कि जेल में ऑलरेडी वाटर है, तो जो ब्लड है उसमें अगर जो फॉर्मुलेशन उसमें ऑलरेडी वाटर होगा तो उसकी ब्लड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। सो ऐसी कंडीशन में हमें फिर इस फॉर्मुलेशन को चेंज करने की जरूरत थी, नेचर इसको ड्राई बनाने की आवश्यकता थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने इस फॉर्मुलेशन को जेल के फॉर्म में लिया तो फिर भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन जो सेलॉक्स यूज करती है यूएस आर्मी, उस पर ब्लीडिंग जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। टेल इंसिजन मॉडल है, आप देख सकते हैं ढेर सारा ब्लड इकट्ठा हुआ टेल से, लेकिन यहाँ पे भी ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि इसको, और ये जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन जो एक्सेप्टेबल है वो ड्राई फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में हमें ये लगा कि शायद हमें इसको ड्राई में कन्वर्ट करने की जरूरत है, शायद एक्सेप्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए हमने इसको ड्राई में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मुलेशन को। और आप यहाँ देख सकते हो कंपैरिजन एज कंपेयर टू सेलॉक्स, हमारी फॉर्मुलेशन में जो है ब्लीडिंग वो बहुत ही मिनिमल है। और इसका ये क्वांटिटेटिव डेटा भी है, आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन के कंपैरिजन में जेल फॉर्मुलेशन में ब्लीडिंग काफी है, ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में बहुत कम है, और ये सेलॉक्स के कंपैरिजन में कम है। सो दिस इज अनदर वेरी गुड रिजल्ट व्हिच सजेस्ट दैट आवर फॉर्मुलेशन, इफ वी आर not claiming better than the international formulation, it is coming equivalent to the international formulation. फिर ये ढेर सारी स्टडीज हमने की जो ड्राई फॉर्मुलेशन थी उसकी, और उस ड्राई फॉर्मुलेशन को अभी ये जो डेटा है ये कार्बोहाइड्रेट बायोपॉलिमर एक बहुत अच्छा जर्नल है लाइफ साइंसेज में। किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 3-4 या उससे ज्यादा है तो उसको बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट बायोपॉलिमर जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर 11 के आसपास है, तो ये डेटा हमारा उसमें अभी रिसेंटली एक्सेप्ट हुआ है। और ये जो ड्राई फॉर्मुलेशन का जो डेटा है, that is also going to be accepted in ACS very soon. We have just submitted the revision. So आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेम है, इसमें ब्लड कोआगुलेशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, और ये कोआगुलेशन टाइम जो है इसने सिग्निफिकेंटली घटा दिया, और क्लॉट वेट जो है वो भी काफी जो है ज्यादा है। क्लॉट वेट ज्यादा होने का मतलब है कि ये ढेर सारा ब्लड से आरबीसी और ढेर सारी चीजों को जो एल्जिनेट बायोपॉलिमर है वो उसको एक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बेसिकली आप ब्लड क्लॉटिंग में क्या पढ़ते हैं, आप फाइब्रिन जो होता है प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और एक मेश बनता है, और उस मेश पे आके ढेर सारी आरबीसी और प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं और आपका क्लॉट बन जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसमें ये क्लॉट बन ही नहीं पाता, इससे पहले कि वो बने वो टूट जाता है प्रेशर की वजह से। और ऐसे में आपको बाहर से एक पॉलीमरिक मैट्रिक्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, जो एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा और उसमें फिर क्लॉटिंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। सो दैट इज व्हाट बेसिकली दिस फॉर्मुलेशन इज डूइंग। सो ये ढेर सारे मेथड्स हैं जिस मेथड के बेसिस पे हमने स्टैंडर्डाइज किया कि ये जो फॉर्मुलेशन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसमें ये एक सोनोक्लॉट है जो बेसिकली जब हार्ट सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम पे क्लॉटिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये उससे मेजर किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट से भी हमने मेजर किया। तो आप ये देख सकते हैं सेलॉक्स का जो क्लॉट बना, ये क्लॉट सिग्नल जो है वो एक बार टॉप पे पहुंच जाता है और वो सैचुरेशन जो है लेवल उस इंस्ट्रूमेंट का, उस लेवल तक जाता है ये, और इससे पहले अचीव कर लेता है और वो क्लॉट स्ट्रेंथ वहीं पे रहती है। So that is also suggesting that alginate is forming very good strength of clot and probably that is going to be a very good drug. ये इसकी सेफ्टी स्टडी, हमने ढेर सारी सेफ्टी स्टडी की, हेमोलिसिस रेट इसमें भी मेजर किया हमने। और ये एक मेजर एक्सपेरिमेंट है, आप टेल इंसिजन मॉडल का मैंने ऑलरेडी दिखाया। और ये टेल इंसिजन मॉडल में टेल वेन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है। बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये स्मॉल एनिमल है, हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और प्रेशर तो लगभग इक्वल ही है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है।
तो वो क्लॉट को हो सकता है कि पुश करके ब्रेक कर देगा। उस सिनारियो में क्या होता है कि हमने यहाँ पे फीमोरल आर्टरी मॉडल लिया। फीमोरल आर्टरी जो होती है वो फीमर के पास होती है और इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है इसका प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से ये क्लॉट को तोड़ सकती है। तो हमने सेलॉक्स को भी लिया और आप ये देख सकते हो कि सेलॉक्स में ऊज आउट हुआ है, जो ब्लड है ऊज आउट हुआ है, लेकिन जब हमने अपना फॉर्मुलेशन यूज किया है तो उसमें ऊजिंग आउट नहीं हो रही है ब्लड की। ये क्वालिटेटिव रिजल्ट है, लेकिन इसके बेसिस पे हमने ये वीडियो रन कर सकते हैं क्या? एक बार जस्ट क्लिक करना होगा, नीचे वाले पे आप क्लिक कर दीजिए, ऊपर वाला शायद इतना टाइम नहीं होगा तो इसलिए। ये फीमोरल आर्टरी में पहला वीडियो, नीचे की रो में जो लेफ्ट में पहला वीडियो है उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। इसको रहने दीजिए, नीचे वाले को क्लिक करिए। उसको बंद कर दीजिए क्योंकि हाँ जी, आप देख सकते हैं इसमें प्रेशर कितना ज्यादा था कि तुरंत फाउंटेन की तरह बन गया। और ये ब्लड जो है ये कंटिन्यूअसली बहता ही रहता है। यहाँ पे जो नॉर्मली 10 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए वो भी चीज नहीं हो पाती है यहाँ पे, और ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। इसको रोक दीजिए, अब दूसरा वाला क्लिक करिए एक बार। ये सलाक्स हमने डाला, इमीडिएटली डाल दिया हमने, जैसे ही कट किया हमने फेमोरल आर्टरी को, इमीडिएटली हमने डाल दिया। आप वहां पे देख सकते हैं कि वो ब्लड जो है वो ऊज आउट हो रहा है थोड़ा सा। फिर हमने और भी ड्रग डाला है वहां पे, लेकिन वो ब्लड ऊज आउट होना जो है वो, क्योंकि वो हमने आपको स्टडी करके पहले ही दिखाया कि उसमें क्लॉट इतना जल्दी नहीं बन रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है क्लॉट बनने में। जबकि हमारी जो मेडिसिन है उसके साथ क्लॉट जो है बहुत जल्दी बन जा रहा है और इसका रिमूवल भी बहुत ईजी होता है। मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आप ऐसे कैजुअलिटी को जब आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो ये सारा मटेरियल पहले, वो जो सर्जन होगा वो सारा मटेरियल पहले वॉश आउट करके निकालेगा, उसके बाद ये फीमोरल आर्टरी या जो भी आर्टरी है उसका लाइगेशन करेगा। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है उस वुंड को क्लीन करने की। तो ऐसे में जो सेलॉक्स है, काइटोसिन जो है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो टिश्यू से चिपक जाता है बहुत बुरी तरीके से और उसको क्लीन करने में वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जबकि हमने जो एल्जीनेट बनाया ये खुद में जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंज होता है इसका, बिकॉज ये सोडियम एल्जीनेट होता है जो हम यूज करते हैं और इसमें हमने कैल्शियम डाल रखा है। जब हम इसको ब्लड में डालेंगे तो इसका क्या होता है कि कैल्शियम ये सोल्यूशन को दे देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, और सोडियम ले लेता है, उसकी वजह से ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है दोबारा फिर से। और चूंकि ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है, एक सिंगल प्लग बन के ये पूरा बाहर निकल जाता है और इट बिकम्स वेरी इजी। तो दिस इज इट व्हाट डाटा आई हैव प्रेजेंटेड। और इसका एडवांटेज ये है कि अभी अभी मतलब ये अभी तक एक्सपेरिमेंट जो हमने किए हैं वो बेसिकली स्मॉल एनिमल में किए हैं, और अभी हमने एक वेटनरी इंस्टीट्यूट से टाई अप किया हुआ है। हम शीप और गोट में इन एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर वेटनरी सर्जन्स, सो दैट वी कैन एस्टिमेट जो लार्ज ब्लड वॉल्यूम है उसमें हम इनको कर सकें। और एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है देन प्रॉब्ली हम ट्रॉमा ट्रॉमा जो सेंटर्स हैं उन ट्रॉमा सेंटर्स पे इस ड्रग को यूज करेंगे। ट्रॉमा सेंटर्स में एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रॉब्ली ये मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ये दवा हम लेके जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ basically a hemostatic drug from biopolymer. It is more relevant here because एल्जीनेट जो है वो बायोपॉलीमर है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि ये जो सबसे ज्यादा एबंडेंट बायोपॉलीमर्स हैं अर्थ पे उनमें से एक है। आइसक्रीम जो आप खाते हो उस आइसक्रीम में भी एल्जीनेट पड़ा होता है फॉर नॉट लेटिंग इट फॉर्मिंग द वाटर क्रिस्टल्स। आपके आइसक्रीम में वाटर क्रिस्टल नहीं बनते हैं, वो जम जाती है लेकिन वाटर क्रिस्टल नहीं बनते हैं, उसके लिए एल्जीनेट यूज किया जाता है। तो ये बहुत सेफ मटेरियल है, खाने में ही यूज होता है। जो जेली बनाते हैं लोग, ढेर सारे लोग जेली जो बनाते हैं वो भी एल्जीनेट से बनता है। तो ये बहुत सेफ मटेरियल है। और अगर इसका ड्रग बनता है, ड्रेसिंग मटेरियल, एज ए ड्रेसिंग मटेरियल एल्जीनेट के ऑलरेडी क्लिनिक में अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत सूदिंग ड्रेसिंग मटेरियल का काम करता है। तो ये मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, बट एज ए hemostatic material this is not known. So that is what we are trying to develop this drug based on hemostatic alginate based hemostatic material, which is again from a natural source, natural product. So thank you very much. I don't know. Yes. Thank you.
comprehensive talk and congratulations for the publication. I have one question like we know that the pH of the blood is 7.4. So when you apply your this biopolymer and along with calcium, so did you have measured the change in the pH? Because I think the pH is very important for the clotting. So do you have any comment on this? We have not measured pH, but as far as clotting is concerned, I have shown you all the data on clotting only. So we found much aggressive clotting in what we have observed. As compared to normal blood clotting, the clotting, all the signals, all the parameters of clotting is showing very good indications. So probably physiologically it may be important when it is happening inside. What you are talking about is related to atherosclerosis and probably clotting inside the body. अगर pH change होता है तो जो बताते हैं लोग कि अंदर ही clotting बढ़ना शुरू हो जाती है लोगों की, जिसकी वजह से cardiac arrest और इस तरह की problems होती हैं. But I think when it is coming to injury, probably that may not matter much, but we have not tested the pH of as an interaction. The leakage of the acquired material to blood, how do you make sure that it is not, you measure it after your application, but it is not going to blood? So that's what I showed you. No, we have not measured, sir. But what technique I have shown, that is much sensitive than any other technique. Sir, if it is a single molecule, because it is as good as RIA, radioimmunoassay, because that is based on radiation, sir. So gamma camera, if a single technique, that is, we label the entire formulation with technetium-99. So technetium-99 is a radioactive material, sir. So when we inject it, if suppose that a single molecule of it has gone anywhere, it will give the signal. So that's how it showed that it is not going, it is not leaching out, it is not going anywhere. And what I showed you is a tailwind model, but we have given even subcutaneous also injection, and we found that it is not moving anywhere. Wherever we are injecting the formulation, it remains there only. And the health of everyone is okay. Yes, sir. That's what I showed through weight, and we followed it up to 30 days. The health is absolutely okay, sir. So back to this question, that if you change the pH slightly up or slightly down, you create complications. Right. And those complications are not visible to the region. Right, sir. Right. So what I feel that probably he is telling because we are giving a lot of calcium there. That is why probably he is telling it pH will become alkaline. pH will become alkaline, and then yeah. So the problem of the thrombosis, inside thrombosis, people say it is mainly because when our pH become little acidic in condition where people are obese or that kind of thing. So our pH, blood pH goes not very acidic. It is mildly acidic, like 7.2 or something like that. Then people say in those kind of situations, the blood clotting is relatively high, and that is why warfarin and that kind of blood thinner are being given to those kind of patients. If you are going for like soldier is in the field and have got an amputation of the leg, and your veins are or your arteries are ruptured. So if you are applying, if your objective is to create your product in such a modest way, so do you think that it needs more, because what the point I have raised about the pH, needs little to be more investigated and sorted out? See, probably अगर हमें compromised clotting मिलती तो शायद हम उसकी तरफ सोचते, लेकिन चूंकि हमें clotting already अच्छी मिल रही है, जितनी हमारी expectation थी already उतनी मिल रही है, इसलिए हमने उस तरफ सोचने का सोचा। लगता है आपके प्रोडक्ट को लगाने में, क्लॉट होने में? Immediately. I mean, it will be a solid material, so you will tear open the pouch and then immediately you will pour it. Well, thank you very much for actually I'm thinking myself that I am Sharing the session. So because I am the chair for Dr. Rastogi. Yes, sir. Since you have to leave by train, yes, sir. You never plan again something that is so time sensitive. Yes, sir. Because you might miss the train. Yes, sir. So please leave and get your train
We may have insight. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. It was wonderful. Wow. Manish. Thank you, sir. Manish. Sir, please stay for a moment. Sure. We have a facilitation ceremony left. So please come on the stage. Sorry, sir, for this inconvenience. No problem. सेम ये बिल्कुल बिल्कुल आप जब भी याद करेंगे मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ. Thank you so much, sir. This was amazing. Next, हाँ. next I would like to introduce our next speaker, Professor Sanjeev Rastogi, sir. Sir is MD in Ayurvedic medicine from BHU, PhD in Ayurveda from Lucknow University. Sir additionally hold diploma in yoga from BHU, diploma in traditional Chinese medicine from China, PG in diploma in health and hospital management from IGNOU, Green Healthcare leadership from USA. Sir worked as a director in Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, an autonomous organization under Ministry of Ayush, Government of India. Currently working as a professor and head department of Kaya Chikitsa, State Ayurvedic College and Hospital, Lucknow. Sir has won many fellowship and scholarship like Chinese Government Fellowship in 1998, Louis Campbell's Family Foundation Scholarship 2008 from Telosius Institute, California. Sir has over 125 research publications in various national and international credible journals. He is also credited for authoring and editing 9 books and 25 chapter contribution in books from international publishers. He is an editorial board of many national and international journals related to Ayurveda and CAM. And he is the editor and he is a senior editor to Annals of Ayurvedic Medicine, a peer-reviewed quarterly journal published by Association of Ayurvedic Physicians of India. Sir has won many awards like Consumer Wellness Center Nutritional Grant Award continuously for 2 years, Robot Bose Foundation Award. Sir thrice won the International Travel Grant Award from UGC from Ministry of Ayush for presenting Indian Ayurveda at International Forum. Sir confirmed Isthmus Excellence in Teaching Award and has been designated as Honorary Advisor to Central Council of Tibetan Medicine of India. He is a pioneer in establishing Ayurveda rheumatology as a separate branch of study and practice in Ayurveda. As a result of his efforts, Ayurveda Arthritis Treatment and Ayurveda Research Center at Lucknow came into existence. Thank you, sir. We hope you guys enjoy his lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for this kind introduction. I'm thanking Professor Tripathi for his generosity for allowing me to speak before him. It's his kindness. I'm trying to take you to another word of Ayurveda. I mean, we have been talking about science right now. I'm willing to take you to another word of Ayurveda, and at the same time, I wish to say you that Ayurveda and modern science is not really different. I mean, they are speaking the same thing almost, but they are utilizing the different language basically. So I would be just putting something which is going to give you an idea that yes, Ayurvedic principles are similar to what modern science is saying, and at the same time, I'm also going to show you that how the Ayurvedic fundamentals can be translated into the real clinical practice. So that is quite important in current scenario. To me, it looks like that Ayurveda and modern medicine are nothing but a very nice example of this divergent evolution. It's a perfect example of the divergent evolution. They are having a common ancestry, but they have grown differently. So apparently they look different. They are apparently different, looking different, but they are having the commonality.
So we try to identify what are the bridges between Ayurveda and modern science. We are very happy to state that the Science and Engineering Research Board has identified Ayurveda biology as one very important stream of research related to Ayurveda, connecting it with the science. And they have identified that concepts of body constitution, digestive process of food in the gut and substrates in the tissue, rejuvenation, body adaptation to seasons, and taste as a chemical indicator are examples of rich collections of cues that Ayurveda can provide to the modern biology. And a lot of research is still required to be done in this kind of area. Professor M.S. Valyathan has been the pioneer in the field of Ayurvedic biology, and he has done a lot of things related to the Ayurvedic biology. I'm just trying to give you some classical concepts of Ayurveda and their contemporary equivalents. Origin of life, if you see from the point of modern biology, you would be seeing that it is saying that it originates from the micromolecular to the macromolecular forms, from simple to complex, and it is evolved from the pre-existing formative principle. These are the things which are absolutely told in Ayurveda. And if you see that in Bhagavad Gita, it is told that nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sata. This simply says that nothing in this world can be created without any pre-existing principles, without any pre-existing things. So whatever you are seeing today, it is having a formative principle earlier. So this is what Gita says, and this is what the modern science, modern biology also says, that whatever the life is coming, it is coming from the primitive molecules which are already available. Pancha Mahabhut are considered as the basic progenitors of the life. You might be remembering this wonderful experiment which was done in 1952 by Miller and Urey. They have utilized this water, methane, ammonia, hydrogen under the electric arc to give rise to certain amino acids which are presumed to be the building blocks of the living cells. If you look at this combination very carefully, you will be finding that it had carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen as four primary elements, which were basically responsible for the creation of the amino acids, which were ultimately responsible for creation of the organic substances and ultimately for the life. So if you try to correlate these four things, I mean, you would really be surprised that these elements are nothing but the representative of the Ayurvedic elements of the Pancha Mahabhut, which are Prithvi, Jala, Vayu, and Agni, and Akash represents the space within an atom. So this comprehensively explains that yes, there can be five elements. Similarly, the Prakriti, if you look at the Prakriti, the Ayurvedic concept of Prakriti says about that this is the prototype, an individual's physiological specification, which are determined on the day of fertilization when a sperm and ovum meet, and this determines the genetic reasoning of the individual specificity. Further, it is influenced by internal and external environment of the mother, which gives the epigenetic reasoning of the individual specificity. And it works on the basis of up and down regulation of certain genes in order to determine physiological function. The concept of higher genomics, which is lauded recently, it is a club of Ayurveda and genomics. Another concept of Ayurveda is the Tridosha, which is basically a modus operandi of the open system. Individual functions are determined by preponderance of Mahabhuta and body. We say that if there is an excess of any Mahabhut in body, the body functions are primarily determined by that excess of the Mahabhut. This is further functionally classified as Tridosha. These three functions are the input, output, throughput, and storage. These are the functions of Vata, Pitta, and Kapha. And another concept of Rasa is a tool to identify and quantify the measures of health maintenance. So these are the basic fundamentals of Ayurveda. This is the concept of health in Ayurveda. If you look at the broader definition of health in Ayurveda, which is given by Susut Samhita, you would be surprised to see that it considers physiological health, physiological component of health, physical, psychological, and social component of health, and at the same time, it also considers the spiritual component of the health. Whereas, if you look at the modern definition which is given by the WHO, it simply considers the state of complete physical, mental, and social well-being, and they do not consider the spiritual component of the health. Concept of disease in Ayurveda, because we consider what the health is. So if physiological functions of the body are not balanced, there is going to be a disease. If there is not happiness of the mind and senses, again there is going to be a disease. And if there is no prasanna atma, that is, if one is not feeling spiritually contented and feeling a gratitude for what all he has, again he is going to have the disease. So Ayurvedic proposition of disease is much broader than what is understood by a disease in the modern medicine.
Proposition of Ayurveda for a healthy and long life. This is also a wonderful concept of Ayurveda. Rasayana. Rasayana are what? Rasayana is specific pharmacological and not pharmacological interventions in Ayurveda leading to delay in aging. Now we know that telomeres are responsible for maintenance of the chromosomal integrity in the normal cells. Progressive shortening of telomere during successive cell divisions induces chromosomal instability, leading to the inability of cell to divide. And this reduction in telomere length is largely responsible for aging. Telomere length is maintained by telomerase enzyme activity. And to a great surprise, you would be surprised to know that increase in telomerase activity is observed after Amalaki ingestion, Amalaki intake. Amalaki, Charak Samhita has identified that Amalaki is the Vaya Sthapana Nam Shrestha. That means that Amalaki is a wonderful anti-aging substance. Increase is found higher in young individuals comparing to the older ones. Rasayana, this is why the Ayurveda says that Rasayana should be initiated at early ages or the middle ages so that you can have the full potential or full benefit of that. These are the researches which have been published related to the anti-aging effect of the Amalaki. Rasa Shastra. Rasa Shastra is the Ayurvedic version of the nanomedicine which is being recently utilized everywhere. It is recommended for the quicker and targeted actions. It represents the herbo-mineralo-metallic formulations of Ayurveda. Ayurvedic bhasma are containing the particle size which is near about 50 nanometers. And you know that the nanoparticle size ranges between 1 to 100 nanometers. So Ayurvedic bhasma, which is prepared by the classical means, are themselves are the nanomaterial or themselves are the nanoparticles. So these are able to penetrate within the targeted cell and cell organelles. And these can be intended to target explicit cell or tissues like malignant cells. And these can deliver the medication right at the target size. So this is also one very nice advantage of the Ayurvedic medicine. Ayurveda also has certain unique drug delivery systems. For example, the Nasya, that is the nasal application of the drug. Vasti, the local bath of the drug. It could be local or it could be systemic also for rectal application of the drug. And Shirodhara also, which is the pouring of the medicine over the scalp. Nasya is the nasal drug delivery mechanism detailed in Ayurveda. It is having a precise and elaborated technique described in Ayurveda. It bypasses the first pass metabolism, which is responsible there in gut and liver. This is the shortest route of drug delivery to brain, takes only a few minutes to reach to the brain. It bypasses the blood-brain barrier also because it is delivered through the olfactory or trigeminal nerve pathway. Olfactory region is the only part in the whole body where CNS is in contact with the peripheral environment. So this is the shortest route of bringing the medicine directly to the brain if there is some kind of brain pathology. Vasti is also a wonderful method of application of drug in Ayurveda. This is the per-rectal application of the drug. Ayurveda describes two basic designs of the Vasti. One is the Anuvasan Vasti and another is the Sasthapan Vasti. Anuvasan Vasti is the oil-based formulation given in a small quantity. It is administered post-meal. It has invigorating and instant effect. It drains through. I mean, if you look at the anatomy of this particular place of the rectum, you would be surprised to see that the upper part of the rectum is being drained by lower part of the is being drained by the inferior and middle rectal vein into the inferior vena cava, and for this reason the absorbed drug reaches to the systemic circulation almost instantly. On the contrary, the Asthapan Vasti is the decoction based formulation which is given in large quantity. It is administered empty stomach. It is having cleansing effect. It drains through the superior rectal vein, making a portal drainage to the liver, and it has a delayed cleansing effect due to the first pass metabolism through the liver. Translational medicine. Now we look at that how the Ayurvedic principles can be translated into the clinical practice. So what translational medicine is? It is applying research outcome into the practice through a multidisciplinary collaborative bench to bedside approach. Translational science and translational researches. It is purposely to transform scientific discovery arising from laboratory, clinical, or population studies into new clinical tools and applications that improve human health. The essence of translational science is that it brings the basic and fundamental knowledge into an immediately applicable format. It focuses upon need-based research to address the quick questions faced into practice, aims to have a quick turnaround comparing to the conventional research. From bench to bedside, it stands for quick application of knowledge gained at laboratory for the patient well-being, and it assures the generalizability of research outcome to be used for the large population. Translational approach in Ayurveda. What we do in Ayurveda, I mean, how the translation approach in Ayurveda can be applied.
This is translating the concept into the real practice, simplifying the applications for their greater acceptability, ensuring the reproducibility by checking the validity and reliability of materials and methods employed in practice, and refining the knowledge continuously by overcoming the gaps for its better application. Areas of translational research in Ayurveda. It could be the area of the fundamental aspect of Ayurveda for their clinical applications, diagnostic and treatment approaches to verify the recommended outcomes, unexplored theoretical areas for their better understanding and subsequent applications. And the basic idea is to connect the broken links between textual knowledge and its practical application. This is the translational approach in Ayurveda. Conventionally, the translational medicine is what? It is from bench to bedside. But in Ayurveda, when we talk about, we say that it is from book to bench to bedside. So the knowledge is translated from book. It is already available. A lot of knowledge is already available in the book in Ayurvedic classical text. From book, it has to come to the bench. And sometimes it happens that from book directly it goes to the bedside. So this is translational approach of Ayurveda. We recently have published a book on translational Ayurveda by Springer. And I'm very happy to state that its foreword is written by Professor M.S. Valyathan, the pioneer of Ayurvedic biology. Translational possibility in Ayurveda, I'm giving you some examples that how the translation can be made possible in Ayurveda. Just see one example of diabetes. We know that prevalence of diabetes and impaired fasting blood glucose in India is about 9.3% and 24.5% respectively. Around 77 million diabetics are there in India, and 45.8% of them are aware about it. 36.1% are on treatment, and 15.7% have it under control. So just see that what is the proportion of diabetes in India. The current scenario says that out of this whole population, 77 million, 54% don't know they have the diabetes. They are not aware that they have the diabetes. 64% are not under any treatment, and 84% have uncontrolled diabetes. So this is the present scenario of the diabetes which is available in India. And it is being considered now that because the treatment is not possible for diabetes, so better preventive and counseling services are crucial to halt the diabetes in India. This is quite important because the prevention is quite important. And it is being considered that expanding Ayurveda into diabetes prevention and control practices opens new solutions to manage this crisis. So this is quite important to understand that how Ayurveda can be utilized for the purpose of prevention of diabetes. So I'm giving you some examples that where Ayurveda can be utilized for the purpose of prevention of the diabetes. Ayurveda has got some very specific kind of indication or very specific kind of points related to the identification of diabetes. It is being told that characteristic feature of diabetes is prabhut and avilmutrata. Prabhut and avilmutrata means the increased quantity, which is the hallmark of the diabetes, and turbidity of the urine is the hallmark of the urine. So if these two things can be identified early in the course of the disease, possibly there is a possibility that you can identify it early in the course of the disease. Urine turbidity in diabetes is largely due to the microalbuminuria, which sets quite early, 2 months in the process of the disease, and is a known marker of future complications. Observation of urine turbidity as a population screening method can help screening of diabetes in a large population at a minimum cost. If you just allow the people to look at their urine, they collect in a clean glass bottle, and if they look at the urine, that how it is looking at, there is a great possibility that they can identify they are going to have the diabetes in future, or if they have diabetes, even if they have not gone for the blood investigation, they can identify it very easily. So early diagnosis is the key to the successful management of the type 2 diabetes. We have done some preliminary work related to this area, and we have identified that, our primary observations are supporting this hypothesis, as in significant diabetic population, urine turbidity is found related to the blood sugar level. We have identified that higher the blood sugar level is, more possibility of the urine turbidity is there. So by simply observing at the urine, possibly one can make a kind of judgment that what could be the blood sugar level. So we have seen that better preventive and counseling services are crucial to halt the diabetes. Okay. Oh, sorry. Okay. This is another proposition which is given in Ayurveda. Ant-based diabetes screening in population. This is also one very simple kind of technique which can be utilized. It is being told that increased attraction of insect is there towards the body and urine. It is an indication of the increased sugar level in the body, and are the natural discriminators of the sweet. They can identify very easily if there is some sugar somewhere.
They can be used, this can be used as a this can be used as a low-cost screening method to screen diabetes by screening urine samples from the reference population. And very recently, the science also has identified that ants can detect even cancer cells through the volatile organic compounds which are available in a patient who is having cancer. So that simply says that ants can come as a wonderful diagnostic tool possibly. This is another proposition which is there in Ayurveda, saliva-based diagnostics for the diabetes. Ayurveda says that diabetic people are having sweetness of the mouth, which is being told as Madhurya Masyam. Stands for the sweetness of mouth as a key feature of the diabetes. This reflects increased blood sugar level in saliva of diabetics, which can be utilized for the diabetes increasing and diagnostic purposes. Saliva diagnostics offers a non-invasive alternative to serum for the diagnosing diabetes in reference population. Number of other body fluids can also be utilized for the screening of the diabetes, and this is also a wonderful thing which is told in Ayurveda. Ayurveda proposes that there are 10 dhatus in the body where the sugar level can be identified, and these are the list of the 10 places where the sugar can be identified, and by identifying sugar level at these places you can identify if the person is having diabetes. So these are the meda, the subcutaneous fat, muscles, serum, blood, bone marrow, visceral fat, interstitial fluid, lymph and semen. All of these body components are having increased level of the sugar. So any of these components can be of help in identifying the sugar level in the body. So I mean, this is also a wonderful area where a lot of research can be done, because glucose measurement in body fluid can also be a ready reckoner for the clinicians. Preventing diabetes by knowing what causes it. I mean, now we know that diabetes is not a kind of homogeneous disease, but it is a kind of heterogeneous disease. A number of reasons are there for precipitation of the diabetes. I mean, diabetes, the phenotype may be similar. Everybody who is having diabetes may be having the same phenotype of having the higher blood sugar level, but you do not know that from where it is coming. It is coming from stress, or it is coming from different mechanisms. So unless or until you understand what is the pathway from where the diabetes is coming, possibly diabetes cannot be treated well. So Ayurveda proposes that the first mechanism of treating a disease is to identify what causes it. I mean, this is the wonderful principle of Ayurveda. Sushruta says that Sanshepata Kriya Yoga Nidanam Parivarjan. By identifying the cause and by removing the cause, possibly half of the job is done. You do not need any kind of treatment if you remove the cause which is leading to that disease. So if we identify that what exactly is causing diabetes in a person, possibly we can reach to its treatment well. So what we have done, we have identified newer etiologies for the diabetes which were already indicated or which were already mentioned there in the classical text. We have done a preliminary research related to this, linking Prameha etiology with diabetes mellitus, inferences for the matched case control study. And we found that stress and anger were particularly found statistically significant in this research. So, I mean, these are some of the causes which have not been identified by the modern medicine, or which have not been stressed by the modern diabetologists. They do not consider that stress is causing diabetes or anger is causing diabetes. Nobody understands that anger is also causing diabetes, but we have identified that anger is also causing diabetes. Predicting diabetes, this is also one wonderful area of research which is related to Ayurvedic knowledge. We have pre-diabetes is a stage identified through erratic GTT. We know that 10% pre-diabetics convert to over diabetes every year. Number of pre-diabetics are much more comparing to actual diagnosed diabetics. Pre-diabetes is actually missed due to the unavailability of clear and easily available diagnostic methods. So Ayurveda proposes a helping hand here. We identified, I mean, Ayurveda has got number of Purva Rupa or prodromal signs and symptoms which are the foreteller of the diabetes or foreteller of the disease which is going to come in future. So if we understand what are those features which are foreteller of a disease which is going to come in future, and if we get alerted early in time, there is a strong possibility that we can prevent it if we can identify it little early. So Ayurveda proposes a lot of good things here. Predicting diabetes through its subclinical signs. I mean, it is not yet clinical, but a lot of subclinical signs are available. We did a kind of retrospective cohort study to screen the presence of pre-diabetic features in a newly diagnosed diabetic population, and it was compared with the presence of similar symptoms in healthy and non-diabetic people.
And the study identified clear trends of presence of a few subclinical features early in the course of the diabetes. What are these features? The subclinical features: feeling uncomfortable in lying was available in 83.6% people. Weight gain was available in 79.4% people. Feeling of heaviness in the body was available in 51.8% of the people. Excessive thirst was available in 44% people, and excessive urine was observed in 49% of the people. So these were the features which were available even the diabetes was not diagnosed in those people. It was. I mean, you can see that the earliest reporting time before the diagnosis was 36 months, 48 months, 36 months, 120 months before they had these kind of features. So this is amazing. I mean, they were having these features even 120 months before the disease was actually diagnosed. So this was the period when they had an opportunity to treat it well, or to revert the disease possibly, if they had an opportunity to identify it little early. So high prevalence of preclinical features were available in diabetic population. Not all the symptoms were equally present among all having diabetes, and there was a graded symptom presence in the population related to the disease chronicity. Preventing diabetes through prediction. So by identifying this, we have made a kind of calculation of the relative risk score, and we have proposed that approximate score, if it is around 31 to 40, there is a very high risk of developing diabetes in future. So if the patient or if the people can be identified that in which risk category they are coming, they can be alerted well in time, and they can start taking the strategies to prevent the disease. So diabetes is just one example of translational potential of Ayurveda. We have seen just a few examples in reference to diabetes, and have seen how the textual knowledge of Ayurveda can be translated into a clinical context. There can be several of such examples if a serious look towards Ayurveda is given by mainstream science community. My humble submission is that all biomedical scientists to join and to explore the science of Ayurveda for complementing the knowledge, for bridging the gaps, and for complementing the patient-centric healthcare. A paradigm shift in our understanding towards Ayurveda is what is utmost desired. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Any questions, sir? Please. Hello. This presentation is open for questions. I have two questions. Sir, please. So I will let other people ask. Please. They don't have to now ask. Please. If there's no question, then I'll be asking two questions. Please. In the beginning, first slide and second slide, you said that urine experiment. Yes. Where we mixed water. Four substances under the electric arc. So the representative molecule is, you say, the carbon, hydrogen, and nitrogen. Itself are made up of those Panch Mahabhutas. Sir. So, no, this is a very important point. Sir. We have to come up with something that can measure or give indications that we are really taking account of those energies. Mahabhutas to be classified so it's quite subtle. Yes. इसको आधुनिक विज्ञान की चीजें नहीं समझ पाते. Sir. So what I would like to know, sir, it is easier to rationalize your experiment. Yes. I mean, just for satisfaction. But is there a way to really do some critical experiment? That kind of thing is really required. I mean, this is what I proposed. It is my proposition. When I thought it in that way, and when you are talking about the Pancha Mahabhut or Mahabhut itself is a combination of all Mahabhutas. That's fine. That's wonderful. But at the same time, when we give it a name of a particular Mahabhut, that simply says that it is having an access of that Mahabhut. For example, if you are talking about Prithvi Mahabhut would be containing all the 5 Mahabhut, but there is a kind of excessive preponderance of the Prithvi in that. So Prithvi itself is in access is that. So Prithvi leads that Mahabhut. Basically, it happens like this. The question is now,
what is the proportion of the three? Sir. You know, if you consider the between leaves in the abundance, Sir. what may be the proportion? Is it different in other? It is mentioned in Ayurveda. It is mentioned. I mean, Ayurveda very classically mentioned that what is the proportion of those things, and then they call it Panchikarana. I mean, they know that how from Mahabhuta Pancha Mahabhutas are formed. I mean, there's a classical explanation of that, and they have given the proportion also. They have given the proportion that in this particular Mahabhut, this Mahabhut would be this much, and all the rest are this much. So how to convince a Western scientist? We possibly need to sit together and to formulate something, how to identify it and what kind of research can be done in this area. It has to be converted into some numbers. Sir. Value. Sir. 80% milligram, nanogram. Sir. Some gram. Sir. It is too subtle to be converted into gram or milligram or something like that. Yeah. You have to come up with a new tool. Sir. To identify those things, the one which you are stating. Sir. I got it. And I think those equipment, the one which is there. The equipments which we have currently possibly are not able to identify such kind of things. Yes. I agree. We have Yes. machines. Sir. To state that with confidence. Sir. Another question is heterogeneous agents for diabetes. Sir. It's very interesting point. Sir. And you said anger is maybe one of them. Sir. And we know the anger is inflammatory. It leads to the inflammation. A good anger is that you get angry and then the anger goes away. It's a resolution of it. Yes. A bad anger is that you are continually it pertains within you. by anger. So that causes dysfunction in your system. And it is known that anger generates neurotransmitters. Is it possible to measure those neurotransmitters? I'm sure that there is a possibility. Are there evidence showing that these specific neurotransmitters are linked to glucose metabolism? I'm not aware about it. But the recent concept of diabetes is that it is being considered as an autoimmune disorder these days. Recently, it is being considered as an autoimmune disorder. In autoimmune disorder, inflammation plays a very important role. No, but there is already more diabetes, like type 1 type is autoimmune. No, for type 2 also they are considering that it is autoimmune now, yeah. Eventually, Yeah. So what a neurotransmitter bringing brain into picture and creating a connection or link. That would be another interesting area for research. Yes. Yeah. That would be. I think other heterogeneous, potential some Uh-huh. other heterogeneous agents that cause diabetes. You should think about Yes. the kind of exploding Yes. those molecules. And I would just add one thing, that this is the reason that why every diabetic person is not getting treated well with Ayurveda, because there are different mechanisms of diabetes in every person. For that reason, possibly they require different set of medicines and different set of management. So, but we need to reach up to that level, possibly when we can individually identify every person that what is the reason of disease in this particular person, so that we can tailor-made the medicine or we can individualize the medicine. Possibly this would be the ultimate medicine. Is it also possible to comprehend that something similar might be happening for some kind of cancers, like prostate cancer or breast cancer? Because your diabetes is heterogeneous. Sir. Can there be heterogeneous? Looks like that number of diseases are having heterogeneous origin. But unfortunately, we do not know much about that. I mean, we just have identified one reason. For example, the diabetes also was identified that rich calorie diet was responsible for that. But now we know that it is not only the rich calorie, even the poor people also get diabetes who do not have enough to eat. They also get the diabetes. So stress could be one very important reason for them. They do not have enough to eat and still they develop the diabetes.
So there shall be a number of reasons for that. Very good presentation. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sir. Please. Thank you so much, sir. Is there any Ayurveda medicinal plant having toxicity? Having Toxicity. Ayurveda medicinal plant, number of Ayurvedic medicinal plants are having toxicity. For example, Kupilu, Strychnus nuxvomica, or the Bhallatak, the Semicarpus anacardium. And these are the medicinal plants which are told in Ayurveda to be used cautiously. And they are being described for having a very, very elaborated purification method. I mean, Kupilu, if it has to be utilized, for example, Strychnus is a very common medicine in Ayurveda, but it cannot be utilized unless it is purified. So it has got its purification method. Bhallatak is also having its own purification method, and unless or until it is purified, it can't be utilized. And moreover, they are having a very specific limitation of the doses. I mean, they have to be utilized very cautiously. For example, if you have to utilize Kupilu, only 50 milligrams are the recommended doses. So you need not to reach beyond that limit. So there are certain cautions in Ayurveda related to the toxic material, but we utilize them. We use them. Thank you, sir. From students, any queries related to this particular presentation? तो आपको कुछ पूछना हो सकते तो पूछ सकते हो. स्टूडेंट्स में कोई भी मतलब भाषा का कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आप किसी भी भाषा में हाँ, कुछ नहीं, आप किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं. किसी भी विद्यार्थी का कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. लेट्स थैंक आवर स्पीकर फॉर द नाइस. Thank you, thank you, thank you. Please wait, sir. Please wait. Now I request to Professor Sasikant sir to give memento. Thank you, sir. Thank you. Sir, photo click करें. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. In the series of next event, I would like to introduce our next speaker, Professor Krishna Mohan Paulry. Sir, he is currently working as a professor at Department of Biosciences and Bioengineering and Center for Nanotechnology at Indian Institute of Technology, Roorkee. Sir has completed his PhD from Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, and postdoctorate from Rutgers University, University of Texas Medical Branch. His area of expertise are biological NMR spectroscopy, protein biochemistry and biophysics, structural and computational biology, bio-nanotechnology, and algal biotechnology. Sir has published 175 publications, including research articles, editorials, books, and books chapter in various reputed international SCI journals. Sir has won several awards and fellowships for his research work, including Serb Star Award, Ashok Shuta Institute Research Fellowship, Young Scientist Award by National Academy of Sciences, India, and Innovative Young Biotechnologist Award by DBT. With this, I request Dr. Krishnamohan Paulry sir to please come on the stage to enlighten our thought on the topic natural products as specific inhibitor against CCL2 regulated leukocytes trafficking. Hello. बस स्लाइड चेंज होते हैं क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ के चलना मुश्किल. Good afternoon to all. Okay. Good afternoon to all. Thanks for the organizers for inviting me for this wonderful conference. So I will talk
a little bit about the research, what we are doing here at IIT Roorkee for the last 10 years or so. So since almost all of the majority of them sitting are students. So like, let me go like my regular class, what I take in IIT Roorkee, so that the main aim is in the next 30 minutes, I will try to make sure that you understand what you are, what we are doing. So as majority of the student, I believe you are either B Pharm, M Pharm or biotech or something. So you will understand. So let me talk about what we have here. So we are talking about something called, if you see the title, there are a few words. One is called chemokine and one is called the leukocyte trafficking. So we all know what are leukocytes. We all know the blood cells. So leukocytes are the white blood cells. So we have different type of leukocytes like neutrophils, monocytes and everything. So we are looking at what are the proteins that regulates the leukocyte trafficking. Okay. So if we see what are the proteins they are do, so essentially we have two types of proteins. Generally they do leukocyte trafficking. One, we all know they are called G protein coupled receptors. Okay. They are called G protein coupled receptors. So these G protein coupled receptors are essentially present on the leukocyte surface. In order to recognize them, we need some other regulatory molecules. So these regulatory molecules are essentially, we call them as cytokines, chemokines, etc. Okay. So I will show you how this happens. We have a lot of pictorial diagrams and everything. So I will explain you what essentially happens here. So I will just go through for the next couple of minutes what we do essentially for the last 10 years in IIT Roorkee. I joined 10 years back at IIT Roorkee. So even me is having a, wherever I go for a talk, I essentially tell all the students that you don't have to stick for a one field. So the reason I tell is I don't have a basic degree in biology. So I did my MSc in organic chemistry and PhD in biophysical chemistry. So then I moved to the biological sciences and everything. Still, whatever the basic you have, you can always do some interdisciplinary science. So we do different type of things at IIT Roorkee. We do protein interactions, so on and so forth. And we also fabricate some materials which are biomaterials for wound healing, anticoagulation, antimicrobial agents, so on and so forth. And also at cellular level, we essentially understand and differentiate between the clinical isolates, bioremediation. So we do a lot of those stuff. So for today, what we will see is, we will see one of the topic, which are chemokines and G protein coupled receptors. And essentially, I will also show a new class of molecules, which you may not be knowing. They are called glycosaminoglycans, which are very, very important inside the body. Okay. I will introduce what these are. Okay. 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 Now coming to the chemokines. Okay. So these are essentially, chemokines are not any special. These are small protein molecules which are around 8 to 10 kilodalton. That means we know if I say around 100 amino acid protein, it will be around 11 kilodalton or something. One amino acid on an average, we take 110 as a molecular weight, right? I am telling about 8 to 10 kilodalton. That means these proteins will have around 70 to 90 amino acids or something. So we have in our body, we have around 50 chemokines present inside our body. Okay. Suppose if you take the zebrafish, a model organism, zebrafish is having 100 chemokines. The reason zebrafish is having 100 chemokines is essentially there is a gene duplication event happened. So the whole chromosome is duplicated. As a result, your chemokines are duplicated. Now these 50 chemokines, essentially you divide into 4 different groups depending upon how the disulfide bonds or how the cysteine amino acid is present. So you can call it as a C chemokine. 2 cysteines are next to each other, CC chemokine, and there will be some amino acid in between, CXC chemokine or CXC3 chemokine. So these are all basic chemokines which are present. So if you see the 3-dimensional structure of a chemokine, so this is how the chemokine looks. So you have a N terminal,
You see, this is the bond I am talking about. Disulfide bond, two disulfide bonds, then there is a structure and a C terminal. Now, we have 50 chemokines, right? So, do all of them have the same structure? You see, these are the basic questions I will ask, and these are the basic questions I am going to explain you in the next one of my slides. What my questions are, very basic. Are the 50 chemokines are having same structure? Okay. If they are having same structure, why they are having same structure? Why do we need so many chemokines? If they don't have, then what is the specialty of those? How these chemokines has evolved under pressure? You see, these are immune regulatory proteins, right? So if there is a evolution, immune regulatory proteins are the first one to evolve, since they have to actually fight with the infections and everything. So that is why these are the first ones. For the first question, are all the chemokines having similar structure? Fortunately, yes. More or less, all the 50 chemokines are having very similar structures. So now the thing is, if all the chemokines are having similar structure, how do they function differently? Something has to be different. So how they function differently is, these chemokines not only function as monomers, they do function as dimers, tetramers. So now these chemokines beautifully can form something called a AB sort of chemokine dimer. You can see beta sheet forming a dimer, or AC sort of thing, which is called a end-to-end dimer. That means they can form like this or like this. Okay. Now these two dimers can now come together and form a tetramer. So now all these forms will regulate how essentially chemokines will do the function. Now, in order to function, okay, inside a cell, only single protein, single DNA or single RNA doesn't function, right? They have to interact with something. What do chemokines interact? One, as I told you, they interact with the G protein coupled receptors. So we know once they interact with G protein coupled receptor, then the downstream signaling will be. The other class of molecules they interact is called glycosaminoglycans. Okay. Now, what are these? If I say a common term called glycosaminoglycans, majority of us don't know. But if I say few keywords, heparin. How many of you have heard of heparin? Right? Heparin, anticoagulant. Right? Then dermatan sulfate, chondroitin sulfate. Right? So dermatan, skin. Like that. So these are essentially the long chain carbohydrates. Okay, these are the carbohydrates. These are called the linear carbohydrates having negatively charged. Like the DNA is having a phosphate group, these are having sulfate groups. So majority of the time, when we ask what is the most negative molecule inside a cell, we call it as a DNA. But it is not the DNA. It is actually heparin. Heparin contains 2.7 sulfate groups per every disaccharide which is present in it. Okay, so such a negative structures. So now these three are essentially the crime partners. If an immune regulation event happens, these three are the essentially the crime partners. One is chemokine. We know what are chemokines. Second is glycosaminoglycans, and the third one is your G protein coupled receptors. Right. So now, how do they meet each other and how do they talk each other? This is what the next point is. Okay. So these are the glycosaminoglycans, and now how do they talk each other? Now you see. Suppose inside the cell there is a bacterial infection. Okay. Suppose when there is a bacterial infection or any inflammation or infection inside the cell, what happens is your cellular macrophages release these regulatory proteins called chemokines. Okay. So they release these proteins called chemokines, and these chemokines now will cross these endothelial cell surface, and on the endothelial cell surface you have something, you see, a Y-shaped marking is present, right? So now they cross these endothelial cell surface, and now they come and start binding at the
endothelial cell surface. So the Y-shaped things are called your glycosaminoglycans. So essentially, they cross the endothelial cell surface and they bind here. Now, this is essentially your blood. This is essentially your blood. Okay. Sorry. This is your blood. Now, when there is a chemokines present here in the blood, what you have? You have all sort of leukocytes. So now the leukocytes feel there is something wrong. Now the chemokines are present. Why do they have to present on endothelial cell surface? So at this junction, what they do is the chemokines start rolling and coming towards these chemokines. And now this chemokine will now transfer from the glycosaminoglycan to the G protein coupled receptor, giving the signal that there is some harm happening. You should go and destroy the foreign cells. So now these leukocytes or neutrophils will come inside, then they clear your infection. So that is why this is a very fundamental mechanism that happens for any inflammation or infection happens. Okay, so we have the chemokines which works in both innate immunity and the adaptive. The first responses are essentially your neutrophils and everything, which are the primary responses within immediately after a few hours of any injury, inflammation, insult happen. Okay, so we have so much promiscuous relationships. As I told you, we have 50 chemokines and there are several receptors present. Okay, so now I believe that you understand what are chemokines, G protein coupled receptors, and this one. Now I will tell you two things. One, I will show you and I will convince you that by using natural molecules or natural products, you can stop leukocyte trafficking. That means natural molecules can work as a inhibitors for leukocyte trafficking. Okay, so I make sure I can scare you also. Don't drink too much of green tea also. That can also regulate the leukocyte trafficking. Okay, so that means we have potential molecules which are present. And the other thing is, these, whatever I said, there are 50 chemokines and they are evolutionarily present. They are not present as such. There is a reason. Okay, the duplication happened for a specific reason. And there is something called a functional advantage or functional specificity. Okay, and also I will show they do form both heterodimers, homodimers, and okay. So these are few points I will tell you. So these are some of the chemokines. So when you do a molecular evolutionary analysis, so what you will understand this one is, so these chemokines have essentially duplicated in a species specific manner. That means the paralogs has formed later compared to the orthologs which are present. So as a result, what you have is, there is a positive selection of the genes, especially in the functional areas. That means this is the GAG binding area and this is essentially your receptor binding area. So I will tell you how beautifully this happened. I will show you one slide and I will tell you. Okay, so now you take this one. Okay, these are three chemokines, CXL1, 2, 3. Okay, these are very important in cancer also. Its other name is GRO alpha, GRO beta, GRO gamma. Growth related oncogenes, these are. Okay, so now I will tell you how beautifully the chemokines has evolved from a mouse to human. Okay, now you see this one, bottom. You see this one. Okay, you don't need any knowledge. What I am showing is, wherever I am showing, you see whether there is a blue patch or not. Okay, this diagram shows if there is a blue patch, that means there is a positive charge. Red patch, negative charge. No blue, no red. It's a hydrophobic, no charge. Okay, what do you see here? A blue patch. Okay, on the other side of the chemokine, there is no blue patch. Okay, now this is horse and this is human. What happened to human? So in the case of human,
apart from the one side which is present in the mouse, the other side is also having the blue patches. That means the human chemokines evolved for a multi-binding mode compared to your murine chemokines. Okay, and this I am not hypothesizing. I am essentially an experimental biologist. So, in fact, we had proved that by taking the murine CXL1 and human CXL1, that in the case of murine and human, if you see this, there is no difference in the murine, but you will see the difference in the human. So that means when the chemokines evolve, see, it has to be related to the immune responses of the organism. That is why I cannot take the murine chemokine and I expect it to function in a human cells in a related, right? So the complicacy is much more. Even the chemokine structure is same. They have a different functionality and multi-binding modes. The reason is they are under the evolutionary pressure, they are positively selected in this. Okay, this is one thing which we have shown. And the other important thing which we have shown is these chemokines. Now, this is CXL1, CXL2, CXL3. Okay, now I have shown these three chemokines. So these are called, if three chemokines are present in the same species, you call it as paralog. Okay, and if two chemokines are present, like suppose if I am talking about human versus murine, I call ortholog. So now I am taking human paralogs, 1, 2, 3. Okay, now these are, the selection is not redundant. Nature does it very well. It is up to us how to understand. I will show you in the next few slides beautiful features. Okay, you understand the essence of it. You don't need to understand the expert. Now you see, there is a positive patch, there is a positive patch. So this has a strong positive patch. Now I move from 1 to 2, I lost one of the residue. The positive patch decreases. Now I move to 3. The positive patch almost done. That means this binds almost with double the affinity with glycosaminoglycans rather than the CXL3. And now think of these three are homodimers. Right? Now, what happens if they form heterodimers? Means instead of taking two monomers of 1,1, I can take one monomer of 1 and one monomer of 2. Then it is called 1,2. Then essentially you produce much more functional states. And that is, again experimentally we have proved that these chemokines not only form homodimers, but also form heterodimers. The advantage of heterodimer is, instead of 3 functional states, now I make 6 functional states. So this is the biggest advantage of forming heterodimers. Okay, so now the other thing is, I showed you here this 1, 2, 3, right? So in 1, 2, 3, only one, these 3, you see, there is a specific binding pocket which is present. So this is essentially the immunology part. Now in the next few slides, I will show you how effectively you can use natural molecule. Since a lot of people here are from M Pharmacy, B Pharmacy and everything, you are studying about Lipinski rule, importance of hydrogen bonding and everything, right? A lot of things you study. So I will show you how a single hydrogen bond or a carbonyl group is going to change the fate of binding it in a natural molecule system. Okay, so now we take a chemokine. Now I am using, now for the next 3 examples, I use only one chemokine, which is called CCL2. It's a one chemokine, don't worry about the name. There is a report in 1995, okay, people has proved by using biological assays that a molecule called bicillin, okay, this is a flavone glycoside, a molecule called bicillin
it can essentially regulate or inhibit the leukocyte trafficking. Okay, so this is what they have seen in the neutrophil recruitment and everything. They have seen with the tissues. Okay, and bicillin is heavily used in both Chinese and Indian traditional medicine, and it has very functional roles. It's a natural molecule. But luckily or unluckily, from 1995, no one believed it. Okay, so we thought, why don't we believe that bicillin may bind to chemokines? Okay, so what we have done is, we have taken the chemokines and we have taken the bicillin and we have done the experiments of chemokine and bicillin. And what we have shown is, chemokine essentially binds to bicillin in a very specific manner. Okay, now first thing is, bicillin binds to chemokine in a specific manner. Second, why should it stop the leukocyte trafficking? Okay, so the second thing is, why should it stop the leukocyte trafficking? Now you see, so this is the receptor binding site of chemokine, this is the GAG binding site of chemokine, and this is the bicillin binding site of chemokine. Now, the moment bicillin comes and sits in this site, there is no way that the GAG or the G protein coupled receptor will. So as a result, the moment bicillin comes and sits here, there won't be any binding of G protein coupled receptors, and as a result, you don't see the leukocyte trafficking. So in the extension of this, what we have done is, you see, when we started doing this work, people has, you see, always in the inaugural session of a natural molecule conference, everyone will give a big talk, you should use natural molecules. The moment you start doing natural product research, then your reviewers and editors says, nothing is specific, you can use for anything. So what is the point? It cannot be translated. So this is the biggest challenge between a reality and doing a research with the natural molecule. Okay, since the reason is, these natural molecules are not bioavailability. The moment they go to stomach, half of them is gone for a normal routes. So there are problems with these natural molecules, and specificity is one of the things. You take any natural molecule, you go to the PubMed or Google, every natural molecule is used for 20 different diseases. So to use what, for what is something a very big question that the modern scientists should answer and understand. Okay, so in that reason, what we have taken is, suppose if all the molecules are going to bind, is there really any specificity? So for that, I need a same, you see, the way you design a pharmacophore or something, you should have the same base and you have different functional groups, right? So I searched for a natural molecule which has the same base, which is actually ACB, 3 rings. And now what I am changing is, this is called the annular ring B. Only thing which is changing is the number of OH groups on the annular ring B. So if you take camphorol, you have 1 OH group. You take quercetin, you have 2 OH groups. And you take myrcetin, you have 3 OH groups. Okay, so this is all I am changing. So that means I am playing with the naturally available OH groups which are present. You know what is the affinity difference between myrcetin and camphorol? Myrcetin binds with 10 times much more higher affinity compared to the camphorol. So the reason is, we have done all the experimental studies and we have shown the chemokines has ability, you see, the number of, here you have 1 good hydrogen bonding interaction, here you have 2, here you have around 4 good hydrogen bond interactions where it can tightly grip the molecule. So as a result, that means, see, the thing is, there may be so many molecules which show some peripheral activity, but the thing is, you have to select some by doing a comparative analysis of all these molecules. So that's where here when we did, myrcetin came as a, if you see, we have done the ring structure analysis and everything, but now out of these, we have an explanation how a hydrogen bond plays a role and how a 10 times excess or a higher affinity for a myrcetin compared to your rest of the molecules. Okay, I will stop with one more example. Okay, so now
Coming to the other family, green tea, catechins, right? This is again a very good molecule where we use ECG, ECGC and everything, right? So here again, we have actually 4 members, EGC, EGCG and everything. So here the life is much simpler. The reason being, when we tested all the 4 compounds, 2 out of 4 doesn't change the leukocyte traffic. So now we have 2 molecules. Now you see these 2 molecules, okay? So you have ECG and you have EGCG, okay? Now I am taking 2 molecules. So what is the difference between these 2 molecules? If you see, okay? So now the 2 molecules, the difference main is, again you come to the annular ring B, okay? You come to this annular ring B, you have 2 OH groups, you have 3 OH groups, okay? Now you will see how this plays a role. Both binds, there is no doubt, both binds. But now when we do all these experiments, so what you see is, in the case of ECG and EGCG, since there is a less hydrogen bond here, what it does is, out of 2 OH groups, it can structurally use only 1 OH group, okay? Whereas in EGCG, out of 3 OH groups, it can use 2 OH groups. So now, in the case of these CO and OH has to do. But the thing is, there is a bulkier group of this aromatic ring. Now this pushes back. So now this orients back. As a result, EGC cannot bind stronger. And whereas now this movement can be compensated here with 3 strong interactions. And again, we have seen out of all these molecules, EGCG can at least have 5 times more potency compared to the rest of the molecules in inhibiting essentially the monocyte recruitment of. We have seen this essentially in the by using lot of, I am not technically explaining anything to you. There is NMR spectroscopy, there is molecular dynamic simulation, there is docking, and there is, you can see, if I start the study, there is a cellular studies, there is NMR studies, then there are fluorescence studies, then there are molecular docking, dynamics, but you don't worry about experimental techniques. When you go to study something, you will learn experimental techniques. But the essence of the study is, these natural molecules can be used for pharmaceutical purposes, okay? So I told there is one more, which are called GAGs, okay? We can use these GAGs also. I will tell you. Suppose heparin is a natural anticoagulant, right? We use heparin. Now, this heparin, if you pharmaceutically heparin, people don't use heparin, but they use enoxaparin, raviparin, deltaparin, and all these. These are we are called small molecular heparins. Okay, these are pharmaceutically relevant heparins. So what we have shown is, we can make nanostructures using heparin. Okay, so these are essentially the transmission electron microscope images, and these nanoheparins, we used silver as a nanometal for here, nano silver. And in the case of silver, what you can see is, these nanoheparins will have, depending upon the shape, the activity changes, and nanoheparins will have 2 to 3 times increased anticoagulation efficiency compared to the normal heparin. The reason being, all the heparin is on the surface of nanoparticle. So as a result, this we have shown using the pharmaceutically relevant deltaparin and enoxaparin heparins, that they are very safe up to even 50 mg per ml for RBCs and everything. Now you can use it to clear the biofilms. Okay, I will tell you the reason why we have done it also. Okay, the biofilms, both gram negative, gram positive, and fungal. Okay, and now think of, you have a molecule where you have anticoagulant activity and also an antimicrobial activity.
The reason why we went for this one is for this one actually. So we are working for one of the solution as a capping agent for hemodialysis. So if you know the procedure of hemodialysis, you have something called the lock solution, where people put heparin into the lock solution. Okay. But unfortunately, you know, heparin is a very good food source for microorganisms. Microorganisms can eat heparin and they can survive. So now, that is one of the reasons on the top of heparin, you have the microbial biofilms forming. And that creates a lot of complications during the dialysis problem. So that is where we have taken the solution. In the lock solution, instead of heparin, you can put a nanoheparin solution where the heparin anticoagulation activity is increased, and at the same time, your microbes cannot survive since you have the antimicrobial protection. So these are the few examples which I want to show. So, and this is my lab and the funding from different agencies and everything, my collaborators. And these are few books which we have edited. And thank you very much for your time. So, Yeah, please. the chemokines secreted by the acute inflammatory cells, Yeah, like neutrophils and chronic inflammatory cells, the same or different? different. The chemokine, you see, generally, majority of the chemokines will be from the macrophages. Okay. So, and there are different cells which actually produces chemokines. But the thing is, depending upon the chemokines which are produced in acute inflammatory and the chronic inflammation are completely different. Since it depends on whether they are invite neutrophils or dendritic cells or something is completely different. Initially, for a within 48 hours, generally CXC set of chemokines, CXC 1 to 8 are called. The reason being, if it can be cleared by the neutrophils, that is the easiest solution. And the inflammatory tissue, when first there is a insert to the tissue, so this tissue also can secrete some chemokines. Actually, within the tissue only chemokines will be there. Like it's the tissue which actually, you see, production of chemokines is essentially the immune response from the tissue. Okay. So now there are good and bad part of chemokines. Okay. Now the thing is, I will tell you, suppose we have, in some cases, we have to enhance the production of chemokines. Suppose if the tissue is injured too much, now it cannot produce chemokines or these regulatory molecules. Then you cannot invite the leukocytes and everything, then it is a problem, right? That is essentially your burn, wounds or accidents or burn 3 or something where this is a bigger problem. Okay. Now the other thing is cases where like sepsis, where you have too much of these molecules, there is a neutrophil infiltration. As a result, they start killing their own cells itself. So in both cases, one side, like in the newly extracellular matrices and the 3D printed biomaterials. So two, other than your gelatin, collagen and GAGs, two of the most important molecules that we use is chemokines and growth factors, so that they can invite the cells. Thank you, sir. Nice presentation, nice slides and images. Thank you. It's a very good presentation. Thank you. Thank you. If there are no questions, then Thank you. Thank you so much, sir. I request Professor SK sir to give the moment. भाई आगे से हट जाओ।
Thank you, sir. Now, in this sequence, now I introduce our next speaker, Professor Raj Vasisht Tripathi. He was born on October 1st, 1957 in Tanda village of the district Gorakhpur. He received his PhD in 1982 under the mentorship of मेरा टास्क हमेशा डिपेंड होती है सामने मुझे कौन at BHU देन for his अकॉर्डिंग work in the area of protein. कोई फैकल्टी दिखता है मैं Professor टेक्निक Raja बताता हूँ नहीं तो Tripathi did his PhD, did his MSc in biochemistry and was awarded by gold medal for standing first position in MSc at BHU in 1978. He received his BSc degree from the Gorakhpur University in 1975. सर वो भी है Area of specialization are YouTube चैनल पे जाएगा molecular लाइव genetics आपका ऑडियो क्लियर of जाएगा lipid disorders and vascular inflammation. ओके Next, molecular and cellular therapies, evaluation of catalytic function, clinical applications of omics and nanotechnology, and health consequences of selfish. Sir has discovered genetic aspects of lineage commitment of stem cells to WBC and pathological process leading to their migration, growth, survival inside the vessel wall. Sir has extensive experiences यही करेगा ना Director of Research Laboratories and related administration by implementing researcher programs funded by various funding bodies such as National Institute of Health, American Health Association, American Diabetes Association, and GBT, DSC, ICMR, CSIR. Sir also worked as senior professor at the Department of Molecular Biology at IMS BHU. Sir is currently working as director of Institute of Molecular and Ayurvedic Biology, Gorakhpur. Dr. Raj Vasisht sir also had a collaboration with Dr. APJ Abdul Kalam for SINS awareness campaign in rural India. With this, I request to sir, please come on the stage and say the. I'm already on the stage. Well, I thank the organizer for inviting me. I would like to take this opportunity to thank Dr. Sunil Singh and one Dr. Dinesh Kumar Gupta for giving me the kind invitation. This university is a wonderful experiment, and you are blessed to be a part of this experiment. आगे सीट खाली है, इसमें पीछे जो लोग बैठे हुए हैं आगे आ जाए. और if I get opportunity to speak in हिंदी, मैं हिंदी में ही शुरू कर देता हूँ. और अगर आप लोग भोजपुरी समझो तो मैं एक एक्सपेरिमेंट और करूँ, भोजपुरी में साइंस समझाऊं. कितने लोग भोजपुरी जानते हैं? सब जानते हैं. अब तो बहुत मुश्किल होगा. मैंने एक बार लालजी सिंह जी से पूछा था, लालजी सिंह का नाम कितने लोग सुने? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अब नहीं है दुनिया में. तो उनसे कहा था कि मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भोजपुरी में बोलना है. अब सोचिए कितने तकलीफ होती होगी. खिचड़ी तो पकानी पड़ेगी क्योंकि सारे जो टर्म्स हैं वो अंग्रेजी में, लेकिन भोजपुरी में ठो और वा लगा दो तो मैकुआ फोनवा, वो हो गया, भोजपुरी हो गई. हाँ, तो हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ट्रेन बड़ी लेट हो गई है, और जब ट्रेन लेट हो जाती है तो उसको हाल्ट कर देते हैं गोरखपुर कैंट में पर 8 घंटे के लिए.
ऐसा ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के जीवन में कि ट्रेन रुक गई है कि स्टेशन पे और बड़ी देर तक रुकी हुई है, आप जा भी नहीं पा रहे होते? तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और देखिए, मैं आप लोगों को कुछ भारतीय संस्कृति के मंत्र बताना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, भाई पीछे जो बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, कुर्सियां खाली हैं, और अगर आप लोग भूखे हो तो मैं एक स्लाइड दिखा करके चल दूं यहां से। एक स्लाइड दिखाऊंगा और उसके बाद चल दूंगा। लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहो तो हम लोग एक इंटरैक्टिंग सेशन बनाते हैं इसको। अरे आप पूछो, हम जवाब दें, हम पूछें, आप जवाब दो, कैसा रहेगा? तो आइए, पीछे वाले आगे आ जाए, कुर्सियां खाली हैं। और ये सोफे क्यों वेट कर रहे हैं? इस पे बैठिए, आराम से बैठिए। आइए आप लोग सोफे पे बैठिए जो पीछे हैं। भाई सोफा क्यों खाली रहेगा ये बताइए। बैठिए सोफे, आइए आराम से बैठिए और इंजॉय करिए। अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि दाल को छौंका क्यों जाता है? क्यों? और सही बताओ, माइक्रोफोन दो जो सही जवाब देगा। इस नाते छौंका जाता है कि उसको संस्कारित किया जाता है। और कुछ लोगों को दाल पचती नहीं है तो वो सब डाल करके ऐसा बनाया जाता है कि दाल पच जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सोच के आया था कि मेरी पहली स्लाइड जो होगी वो महायोगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित हो, और मैं पूरा ये जो इंटरैक्टिव सेशन है इसको लेक्चर मत मानिए आप लोग, इसको इंटरैक्टिव सेशन मानिए, कुछ सीखिए। देखिए, मैं जो चीजें कहने जा रहा हूं आपसे, अगर आप कुछ, भाई साहब ये मैंने, हाँ, आप ऐसा करिए कि अगर बैठ जाएं आप भी सोफे पे। अच्छा, कुछ कर रहे हैं? अच्छा, ठीक। तो इंटरैक्टिव सेशन से एक फायदा होगा कि आप भी इंजॉय करोगे, मैं भी इंजॉय करूंगा, और दोनों लोग कुछ सीख जाएंगे। जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये हम सब से ताल्लुक रखती है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? हम सबसे ताल्लुक रखती है। और इसको अगर इस संदेश को जो मैं अपने व्याख्यान के, अगर आप लोग मेरी हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो मैं अंग्रेजी में शुरू कर दूं। हिंदी समझ में आ रही है? ओके। अगर ना समझ में, देखिए मैं जिद पे आ जाऊंगा तो समझा के जाऊंगा। इतनी देर तक बैठा रहा हूं मैं, अगर मैं समझा के नहीं जाऊंगा तो आपके मम्मी पापा और जो फीस दिए हैं वो सारी चीजें बेकार जाए। और एक ऐसी चीज जिसको, कितने लोग पिज्जा खाते हैं इसमें? सभी खाते हैं। और नॉन वेज वाले कितने हैं? ओके। देखो ऐसा है कि आज का खाना जो है, जो आज बाजार में मिलता है, उससे अधिकांश इंफ्लेमेटरी, तो और उसमें प्रदूषण ज्यादा। तो शुरू करते हैं। आइए पहले गोरखनाथ जी को, महायोगी को प्रणाम करते हैं। और नीचे मैंने लिखा है, इस देश में दो और व्यक्तित्व या ईश्वरीय शक्तियां पैदा हुई। एक तो योगीश्वर शिव है और दूसरे योगेश्वर कृष्ण। इन दोनों लोगों का नाम योग से जुड़ता है। और उसके बाद सीधे गोरखनाथ जी का नाम आ जाता है। और इन्होंने ऐसे ऐसे योग की विधियां और सिद्धांत पैदा किए जिससे इस पूरे भारत देश को, गोरखपुर तो गोरख तीर्थ हो ही गया, उनके नाम से योग तीर्थ ही समझिए,
ये पूरा भारत देश ही योग तीर्थ हो गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य किए हैं कि पूरे दुनिया में योग का डंका बजा दिए हैं, तो गोरखनाथ जी के नाते गोरखपुर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा। इससे किसको किसको घमंड हो रहा है? आप लोगों को होना चाहिए, घमंड होना बुरी बात नहीं। अब जब ये बात आ गई घमंड की, तो इसमें गोरखनाथ जी का एक संदेश अब कितने लोग गोरखनाथ जी की भाषा या कोई ऐसे मंत्र जानते हैं जो हमें बता सकते हैं? मैंने ये इंटरनेट से उठाया है कि हबकी न बोलिबा ठबकी न चलिबा, धीरे धीरे धरिबा पांव, गर्भ न करिबा सहजे रहिबा, और फिर अपना नाम उन्होंने दे दिया। इसका मतलब कितने लोग बता पाएंगे? हबकी न बोलिबा, अरे भोजपुरी में हबर हबर बोलत हवा तो का हबर हबर बोलत रहा, काहे हबर हबर करता है? तो मतलब जल्दी जल्दी बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हबर हबर करते चले जा रहे हैं। और दूसर का है ठबकी न चलिबा, फिर रुक रुक के इधर उधर लंगड़ाते हुए चीखते हुए चल रहे हैं। गोरखनाथ जी ने कहा कि कायदे चलो, धरती आपका आलिंगन कर रही है, उसको कायदे से चलो, उसका सम्मान करो। और उसके बाद कहे कि धीरे धरिबा पांव, मतलब लगड़ा के नहीं, घिसटते हुए नहीं, धीरे पांव संतुलित रखते हुए, व्यक्तित्व को पूरा तरह से गंभीर रखते हुए। ठीक है, धरती का सम्मान करना, यानी जब आप चल रहे हैं तो धरती का सम्मान आपके मस्तिष्क में रहता है क्या? कितने लोगों का मस्तिष्क धरती को भी सोचता है कि हम धरती पे चल रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर काम कर रहा है? कितने लोग सोचते हैं? जरा हाथ उठाइए। सोचते हैं, बढ़िया है। उसको मैं कहता हूं कि आप सत्य को देख रहे हैं। अभी का जो सत्य है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, ये सब सत्य है। और हमारे यहाँ एक मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? तो इस सत्य में जो अभी गर्दन हिला के कोई मुस्कुरा रहा है, या इसे शिवम जी हैं, इनके दांत भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस सत्य में शिव का दर्शन करो। ये सत्य है ना? सत्य ये भी है कि हम 3-4 घंटे लेट हैं, तो उसमें भी शिव का दर्शन कर लो। कोई संपत्ति आए, उसमें शिव का दर्शन कर लो। विपत्ति आए, उसमें शिव का दर्शन कर लो। और जहां सत्य और शिव रहते हैं, हमारे ऋषियों ने एक फार्मूला दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि जहां सत्य और शिव रहते हैं साथ में, वो सुंदर हो जाता है। और एक दूसरा फार्मूला है, मंत्र सच्चिदानंद। कितने लोग सुने हैं? किसी का नाम है सच्चिदानंद यहाँ? कोई सच्चिदानंद नहीं है यहाँ। मतलब ये है कि जब आपका चिद या चित्त सत्य के साथ जुड़ा रहता है, तो क्या मिलता है आपको? आनंद। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको अगर आप जुड़े हुए भाव से कर रहे हैं, वही तो कहना चाहते हैं ये कि गर्भ न करिबा सहजे रहिबा। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि घमंड नहीं करूंगा, सहज रहूंगा। अगर आप घमंड करना छोड़ दें और सहज रहें, तो आपको बीमारियां कम होंगी कि नहीं? खैर, ये गोरखनाथ जी का मंत्र है, और उसके नीचे भारतीय संस्कृति का मंत्र है। इसमें
मैं नहीं जानता था कि हम लोग इतने लेट हो जाएंगे और मैं सबसे अंतिम में आप लोगों से बात करूंगा। तो इसको क्या कहेंगे? तो क्या कहा जाएगा? गाड़ी लेट हो गई, इसको क्या कहा जाएगा? मुझे अभी बोलना था, इस समय बोलना था। क्यों नहीं समय कहूं? समय तो अब आया है कि मैं मंच पे जाऊं। अब इस समय को अगर मैं आदर दूंगा तो समय मुझे आदर देगा। और मनुष्य एक जीवित परिस्थिति है कि नहीं? भाई चमड़े के अंदर बांध दिया गया है स्पेस को। अब उसमें लिवर है, किडनी है, ब्रेन है और भी तमाम सेलुलर सोसाइटीज है। वो स्पेस है कि नहीं? लिविंग स्पेस है। हमारे यहाँ एक मंत्र भी है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। कितने लोग सुने हैं इसको? देखिए, आप लोग भारत के नौनिहाल हो, कर्णधार हो और पुनर्जन्म की भाषा में कहूं तो हमारे काका, ताता, चाऊ, मामा, चाचा कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले जाता है वो बाद में आता है। तो आप लोग बाद में आए हो, तो कुछ भी बड़े बड़े लोग हैं, बाबा भी हो सकते हैं। ये पुनर्जन्म का सर्कुलर स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ मंत्रों से अभिषिक्त करते हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसमें डेस्टिनी का एक रोल होता है। कितने लोग डेस्टिनी का नाम सुने? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नियति। नियति को यही मंजूर है कि मैं आपसे अभी इसी समय बात करूं, न इसके पहले न इसके बाद में। यानी जो टाइम है और स्पेस, ये नियति की दो भुजाएं हैं। उन्हीं भुजाओं में हमें पकड़ करके, जैसे अभी आप घर जाओगे, कितने लोग घर जाएंगे? सभी लोग जाएंगे घर। रास्ते में कुछ हो जाए तो कुछ गड़बड़ होगा ना। और घर पहुंचे आप, मम्मी से आंख में आंख डाल के बात करने लगे, अरे आज तो बहुत बिजी रहे, हम थक गए हैं, हैं? तो उसमें उसमें ये क्या आप सोचते हैं कि नियति को ये मंजूर था कि हम मम्मी से बात करने के लिए घर चले? कोई ध्यान नहीं देता है इसमें। ध्यान देना चाहिए। तो ये इसके पीछे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो ऋषि परंपरा का विज्ञान है, वह यह स्थापित करते हुए चलता है कि एक नियत समय पे नियत घटना घटेगी और उसको अगर आप उपहार स्वरूप नहीं लेते हैं तो इसका मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? मैं तो गोरखपुर में पैदा हुआ। गोरखपुर, चिल्लू पार का नाम कितने लोग जानते हैं? अरे चिल्लू पार का मैं निवासी हूं और चिल्लू पार जाना भी है मुझको। गाड़ी मेरी चिल्लू पार चली जाएगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो डॉक्टर रस्तोगी को थी, डॉक्टर भट्ट को थी। वो ये प्लान करके आए थे कि जाएंगे और लेक्चर देंगे और ट्रेन से लौट आएंगे दिल्ली, और उनको नहीं पता था कि लेट हो सकता है। तो अभी गोरखपुर टाइमिंग को लेकर के इतना प्रिसाइज नहीं हो पाया। धीरे धीरे योगी जी का भाषण आप लोगों ने सुना है, वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रबंधन का मॉडल उन्होंने बताया वो बड़ा आकर्षित किया मुझे। तो इसमें मंत्र लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। इसका मतलब कितने लोग समझते हैं? कि सभी स्वस्थ हो जाए। सर्वेषां शांतिर्भवतु, और सभी शांत हो जाए। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। और नीचे क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट।
द वे इट इज। अगर इस एटीट्यूड से आप चलेंगे तो क्रोध आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा क्रोध? अरे जो कुछ भी मिल रहा है आप उसे स्वीकार कर रहे हो, परफेक्ट, द वे इट इज। ये फार्मूला ठीक है कि नहीं? हाँ, बस इसको लागू करिएगा। अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप क्या कहेंगे? परफेक्ट, द वे इट इज। तो काम डाउन हो जाएगा। है? अच्छा, अब आते हैं, मैं आप लोगों से क्या क्या बातें करना चाहता था। हिंदी मेरी चल रही है ठीक? आप लोग समझ में आ रही है? भोजपुरी में ना जाऊं? अच्छा, तो मैं बातें करना चाहता था आप लोगों से कि यूनिफाइड थियरी ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करूंगा कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस थियरी को स्थापित कर दिया। ये सच है। इसी नाते मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं आयुर्वेद से। और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक सिस्टम है। इसको सिस्टम की तरह ट्रीट करो और इसे अच्छी तरह से समझो। उसके बाद इससे भी जुड़ा हुआ एक योगिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। और ये यूनिवर्सिटी उसी महायोगी के नाम पे स्थापित हुई। तो अंत में मैं आप लोगों को एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नेचुरल प्रोडक्ट से कैसे पाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। जो हमारे रिसर्चेस रहे हैं उसको डिस्कस करूंगा, अगर आप बोर नहीं होंगे तो। और अंत में कुछ और बातें बताऊंगा। इस पिक्चर को देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? किसको अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ। ये आप ही हो। अगर मैं कहूं ये आप ही हैं तो आप हमें क्या कहोगे कि आप झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ कहां बोल रहा हूं? मनुष्य है कि नहीं? होमो सैपियंस है कि नहीं? अच्छा, इस नाते इस पिक्चर को यहां रखा गया है कि हमारे शरीर का कोई भी सिस्टम, टिश्यू, सेल उस सेंसर से अलग नहीं है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर प्रकृति ने सबसे अच्छा कोई सेंसर बनाया है, बायो सेंसर, तो वह आपका इम्यून सिस्टम। वो पता कर लेता है। देखिए, अगर आप खुश हैं, इस पे भी रिसर्चेज हो चुके हैं, तो आपको सर्दी कब लगेगी, आपको वो नाक कम बहेगी, इन्फेक्शन कम होगा, है ना? तो ये बात है। अगर इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, सेंस करता है, और क्रोध में आते हैं तो क्या करता है? वो भी सेंस करता है। तो क्रोध का आना बुरी बात नहीं है। अगर लगातार आप क्रोध में रहते हैं तब वो बुरी बात। क्रोध आया गया, ठीक है। इम्यून सिस्टम का एक गुण है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। कितने लोग इसको, कोई है इसका विरोध करेगा कि इम्यून सिस्टम का एक गुण, वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन को कितने लोग समझते हैं? कभी मच्छर काटा है किसी को? जरूर काटा होगा। और कभी किसी की भारी चीज से आपको चोट लगी है? कभी होगी। ट्रेन में चढ़ते वक्त कभी पांव मुड़का है? नहीं होता है। तो ये सारी चीजें इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, समझ रहे हैं? और वो रिकॉग्नाइज करके रजिस्टर कर देता। और अगर चोट लग गई, खून बहना शुरू हो गया, तो उसको तो बहुत पहले नोटिस करता है कि अरे तुरंत इसको बंद करो,
नहीं तो अभी आपने देखा भट्ट साहब का कि हमारे जवान जो हैं खून बहने से मर जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है वो ग्रेटेस्ट बायो सेंसर दैट नेचर हैज डिजाइन, और मैं इसे पेरिफेरल ब्रेन भी कहता हूं। ये ब्रेन तो एक यहां भी है, और पूरी शरीर में एक ब्रेन है जिसको इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का एक गुण है जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उस इन्फ्लेमेशन का काम आपकी रक्षा करना है। इट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और भी दिक्कतें आती हैं उससे बचाने के लिए इम्यून सिस्टम है, और इन्फ्लेमेशन उसके लिए क्रिटिकल है। और कैसे साइंटिस्टों ने इसको नाप लिया वैज्ञानिक तरीके से, यही होता है। अगर इम्यून सिस्टम का इन्फ्लेमेशन आया और गया, चोट लगी और कुछ घंटों के बाद, एक के दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो चोट खत्म हो गई या हील कर गई, तो इसको कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसको आप लोग समझ रहे हैं? और ऐसा तो आप जरूर सभी लोग 25 के पार या 20 के ऊपर तो होंगे ही। अच्छा, उसके नीचे भी है, खैर 15 के ऊपर है ना सब। चोट तो लगी होगी जरूर, खून तो बहा ही होगा और ठीक भी हो गया होगा। यही हुआ है, यही हुआ है कि इन्फ्लेम किया और रिजॉल्व हो गया। ठीक है। होता क्या है, कभी कभी हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे शरीर के केमिकल्स ऐसे हो जाते हैं कि वो क्रॉनिक रूप से इन्फ्लेम रहता है। यानी जो ग्राफ नीचे वाला है वो ऐसे गया और उतरा नहीं, वो उस पर चढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक का नाम रनवे इन्फ्लेमेशन। तो ये बीमारियां पैदा करती हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि बीमारियों का सिलसिला केवल एक बीमारी तक नहीं है, कई बीमारियां। अब उन बीमारियों को मैं अभी लेके आ रहा हूं। इसको आज के समय में इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम का नाम दिया गया। जब आपके शरीर में एक बीमारी ना हो, कई बीमारियां हो, तो उसको कंस्टलेशन ऑफ डिजीज कहते हैं। खैर मैं स्किप करूंगा, ये वही बात है। ये सारी बीमारियां, जिसमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, एलर्जी है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, और ऑपरेशन, इवन डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी अफेक्ट होती हैं इन्फ्लेमेशन से। और अमूमन जब आप बड़े होंगे और हमारी उम्र के हो जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई एक बीमारी आपके पास नहीं रहेगी। वो अमूमन अगर किसी को डायबिटीज है तो हार्ट डिजीज भी हो, किसी को डायबिटीज है तो किसी तरह का प्रोस्टेट कैंसर हो गया, अगर कुछ नहीं है तो डिप्रेस हो गया हो, और भी कुछ नहीं है तो अल्जाइमर हो गया। तो निश्चित तौर पे एक बीमारी दूसरी बीमारी से जुड़ी हुई है, और इन्फ्लेमेशन की जितनी बीमारियां हैं वो अकेले नहीं आती, वो दे कम टुगेदर। उसी तरह जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम कहते हैं। इस पे जब सोचिए, अगर सारी बीमारियों के लिंक में एक इम्यून सिस्टम का फिनोमेना है, तो बहुत इजी है कि हो सकता है यही सबके पीछे लगा हुआ है। तो कुछ लोगों ने, उसमें मैं भी शामिल हूं, इसको प्रपोज किया कि देयर इज ए यूनिफाइड थियरी ऑफ डिजीज, that injuries, infection, allergy, diet, lifestyles are plain aging.
it can modify your inflammation. And that could go to chronic systemic effect. यानी ब्लड में वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हमेशा है और वह जो है इंफ्लेमेटरी डिजीज के रूप में प्रेसिपिटेट करता है। ये बात समझ में आ गई? यही हो रहा है। अगर आप इंफ्लेमेटरी फूड खाते हो या इंफ्लेमेटरी, कितने लोग सिगरेट पीते हैं? कुछ लोग हो सिगरेट पीते हो, कितने लोग मुर्गी खाते हैं? मुर्गा नहीं, मुर्गी। और जो खाते हैं वो खाते हैं। और देखिए ऐसा है, मैं मजाक कर रहा था। तो ये थियरी ये कह रही है कि बीमारियों के मॉडर्न डिजीजेस, a majority of modern diseases, they have an underlying cause of inflammation. और उसके लिए तमाम सपोर्ट है। ऐसा साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोलता है, वो डाटा कलेक्ट करता है और लिखता है। तो ये पढ़ूंगा नहीं मैं, मेरी बात मान लीजिए, ये सपोर्ट है। हम लोगों ने रिसर्च भी किया है इस पे, उसमें कुछ एंगल से सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, तो एक विशेष एंगल से देखा गया जिसमें मॉलिक्यूल्स रहे, सेल्स रही, टिश्यूज रहे, ये सारे कंपोनेंट्स लेकर के एक फॉर्म में, जिसको तमाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग थके हुए हो, तो मैं कोई कुछ कहा है अभी? नहीं, आप लोग थके हुए दिन भर। कितने लोग गुलाब जामुन 2-2 खाए हैं? मैंने देखा है कई लोग खाते हुए। तो जो 2 खाए हैं वो तो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन जो बेचारे एक ही खाए हैं तो उनके लिए तो घर जाना पड़ेगा ना। बट एनीवे, कभी फिर मैं आऊंगा, इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी तो मैं आप लोगों को सारी टेक्नोलॉजी समझा के जाऊंगा कि इन विट्रो इन विवो होता क्या है। सिंपल फॉर्म में ये बड़ा सरल स्लाइड है कि सेलुलर, मॉलिक्यूलर और सिस्टम्स, इन तीनों का उपयोग करके हम डिजाइन, डायग्नोस्टिक और डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के बारे में सोच रहे हैं। और तमाम झमेले जो होते हैं, पेटेंट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो होता रहता है। अभी अभी जो मैंने आपसे कहा कि मैं आयुर्वेद में कैसे आ गया, मैं हार्डकोर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए यही सब करता रहा हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहां आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, बेसिक बायोलॉजिस्ट और यहां तक कि धर्म विज्ञान संकाय सब बड़े करीब करीब। तो यहाँ जब मैंने चर्चा किया लोगों से, तो उनमें से कुछ, जैसे डॉक्टर रेड्डी बैठे हुए हैं यहाँ, ये विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आते हैं। वैसे ही वहाँ तमाम विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। उनमें से एक ने कहा कि डॉक्टर साहब, इससे अक्सर होता है कि हमारे यहाँ बीमार तो ये खोजा जा चुका। उनमें से कहा कि आप कह रहे हैं यूनिफाइड थियरी ऑफ डिजीज, और हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही बोला गया, महागदस्य, गद को, बीमारी को गद कहते और महागद को बड़ी बीमारी। तो इन्फ्लेमेशन को शोथ नाम दिया गया था। शोथ कई नाम है। जब आप भाषा से धनी होते हो तो पानी के 108 नाम कह दो, ठीक है, तो संस्कृत में है। तो आज से हजारों साल पहले पता नहीं कितना धन खर्च किया गया होगा उस समय, जबकि अमेरिका ने, जहां मैं 28 साल तक पापड़ बेलता रहा, वो हजारों डॉलर मुझको देके, $1 मिलियन और लोगों को दे करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है एक कॉमन मैकेनिज्म से आगे बढ़ रही।
और इसे चरक संहिता में इतनी सरलता से कहा गया है कि महागदस्य, शोथ जो है वो महागद है, बड़ी बीमारी है। और उसके लिए बाकायदे उन्होंने संस्कृत भाषा में उसका मैकेनिज्म भी बताया कि चोट अगर खुद से लगती है, जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अगर ऐसी फिनोमेना होती है तो दोनों में, इनका नाम तो इनेट और एक्वायर्ड नहीं था, तो उससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट तो वही है, निजस्य आगंतुज, कि अपने खुद से आपने अपने शरीर को डैमेज किया है, या कहीं बाहर से आपको किसी लकड़ी से चोट लगी, दोनों में इन्फ्लेमेशन होगी, जिसको ये शोथ कहते हैं। अब सोचिए, मेरा दिमाग ठनका, अरे इतना पैसा खर्च करके हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो 2000 साल पहले ऐसा कहा जा चुका है। अब आगे बढ़िए, क्या होता है? यही नहीं, हमारे आयुर्वेद की ऋषियों ने ये भी बताया कि जो शोथ होता है, यानी जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो कई रंग का होता है। जो आधुनिक विज्ञान अभी नहीं समझ पाया, वो केवल एक्यूट और क्रॉनिक में उलझा हुआ। यहां जो है वो दोष के अनुसार शोथ को भी जोड़ा गया है, इन्फ्लेमेशन को जोड़ा गया। तो उसमें वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, रक्तज हो सकता है, और एक होता है सन्निपातज। सन्निपात, अरे भोजपुरी में संपात गई भाई, कोनो संपात गई बा, देखो संपातल भाई, एक मतलब क्या होला बताओ? सन्निपात, तीनों दोष उसका खराब है, यानी बात पित्त कफ तीनों रगड़ रहा है, संपात गई बात। हाँ, उसके बाद है आगंतुच। तो मतलब देखिए, अब यहां से अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के ज्ञान को अपने ऋषियों के ज्ञान के सम्मान में खड़ा कर दें तो अच्छी बात होगी ना। यानी हम अपने बाप दादाओं को सम्मान दे रहे हैं उनकी विधि से। अब ऐसे कि गोपी एक मूवी आई थी, दादा में तो क्या बन गया, तो ये हम मॉडर्न साइंस के टूल्स और टेक्नोलॉजी को आयुर्वेद की प्रतिष्ठा में खड़ा करना चाहिए। और इसको खड़ा करने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको नीचा दिखा रहा हूं, मैं उसको अनुनाद की एक प्रक्रिया होती है जहां एक और एक मिलके 11 हो जाते, उसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, दोनों का अस्तित्व कायम रहे और अच्छी चीजें मानवता के लिए आए। अच्छी बात होगी ना, यही किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तेजी से। अब देखिए, ये यहाँ बच्चे ऊब गए हैं बेचारे, 20 साल के बच्चे खाना खाने के लिए परेशान होंगे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन, इसको मैं कहता हूं कि दोनों का मिलन हुआ है। और मेरी एक पुत्री है जो आप ही लोगों की उम्र की है, लेकिन उसने भारत की संस्कृत से इतना प्रभाव उसको मिला, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, कि वह संन्यस्त भाव में आ गई। उसका नाम गंगा नंदिनी है और ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम परमार्थ आश्रम में रहती है। जब मैं ये चर्चा कर रहा था उससे, तो उसने कहा कि बाबूजी कहती कि अरे उससे आगे बढ़िए, आयुर्वेद के ही तरह योग में भी बीमारियों का एक थियरी दी गई, और वो थियरी उससे भी बढ़िया है। इसमें ये बताया गया है कि जो अगर पूरी मानवता इग्नोरेंस, इगोटिज्म, अटैचमेंट, हैट्रेड और एवर्जन और क्लिंगिंग टू लाइफ, सोचिए अगर इससे अपने को सुधार ले
तो बीमारियों का एक अधिकांश हिस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये योग उधर नहीं जाते हैं क्योंकि इसको साइंटिफिक टर्म्स में इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछले कई सालों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेद की ओर झुका, उसमें कम से कम 10 सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुई। उसमें डॉक्टर रेड्डी, प्रोफेसर रेड्डी भी कंट्रीब्यूट किए और सारा कुछ फोकस रहा है इन्फ्लेमेशन पे, शोध पे। मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर में हमारे ऋषियों ने इन्फ्लेमेशन को, व्याधि क्षमत्व को कैसे देखा। तो बहुत कुछ समझा हूं, अभी भी समझ रहा हूं। इसमें मैं अपनी बुद्धि जो काफी दिनों से जीनोम और प्रोटियोम पे लगी हुई थी, उसको तो डालता ही रहता हूं। उसमें एक चीज जो समझ में आई कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा है, जो गर्भ में होता है, उसके ऊपर भाषा, भाव, भोजन, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? वाह, ये है गोरखनाथ की आशीर्वाद मिला है आप। ये दुनिया इसको खोजेगी और यही पहुंचेगी कि अगर आप कायदे से बोलते नहीं हो तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। आपका भाव कैसा है, उसी को संस्कार कहते हैं, उससे भी इम्यून सिस्टम रिएक्ट। और भोजन तो ऑफ कोर्स आपके शरीर में जाता है तो उससे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये सब और अधिकांश बीमारियां जो होती हैं वो प्रज्ञापराध के नाते होती हैं। सबको पता है कि सिगरेट पीना खराब है, लेकिन जो पीता है वो कहेगा कोई मतलब थोड़े है, चर्चिल पीता था। तो उसको जानते हुए भी आप कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे? प्रज्ञापराध, यानी जानबूझ के अपराध कर रहे हैं अपनी शरीर के साथ। और ये हमारे चरक संहिता में बड़े ही अच्छे चीजों में लिखी हुई है। मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूं, बहुत जल्दी आप लोगों को छोड़ दूंगा। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें करीब 10 कोस 20 कोस के अंदर खाना, भोजन, पानी सब बदल जाता है। तो ये कई सांस्कृतिक सरोवर हैं इस देश में, जिसको एपिजेनेटिक लेबोरेटरी का केंद्र कहा जा सकता है विश्व का। और यहाँ 140 करोड़ या उससे ज्यादा लोग रोज स्नान करते हैं उसमें। तो इस पे स्टडी करना आप लोगों के ऊपर आएगा, इसमें अपने को तैयार करिए। मैं जल्दी से उस स्लाइड पे आ रहा हूं जो ड्रग को लेकर के धन कमाने की इच्छा रखते हैं। कितने लोग धन कमाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना? हाथ उठाओ, कहने हाथ उठा रहे हो भाई। सब धन कमाना चाहते हैं। कितने लोग माननीय योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनना चाहते? हाँ देखिए, वो भी है, वो भी है। कितने लोग माननीय मोदी जी बनना चाहते? हाँ देखिए, कितने सारे लोग हैं। सब यही तो बात। तो देखिए, धन कामन है, पैसा कमाना जरूरी है। अच्छा, और पैसा कमाने का एक रास्ता है, दवाएं बनाओ या दवाएं दो। डॉक्टर बन के दवाएं ही तो देंगे या उसकी सेवा करेंगे, मरीज की सेवा करेंगे, पैसा कमाएंगे। और दवा बना करके अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आयुर्वेद के अलावा इस देश में गोल्ड माइन नहीं है। जैसे आज के युग वाला जो सोने की खदान है वो आयुर्वेद ही है। क्यों? कौन लोग बताएंगे? डॉक्टर रेड्डी तो बैठे हुए हैं, उसको रोज रोज ये कहते हैं, पूरी किताबें लिख दी हैं। इतना सारा भरा हुआ है। और ये देश ईश्वर, अगर ईश्वर राम की कोई संस्था या
वस्तु या विचार है तो इस देश को बहुत ही ध्यान से बनाया है। यहाँ इतनी वनस्पतियां हैं जिसका आयुर्वेदिक महत्व मिल जाता है और उसको ये स्लाइड आपके लिए हो सकता है कि लास्ट फ्यू स्लाइड्स में हो गई हो, इसको मैं अक्सर दिखाता हूं। आज जो भारत देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है उसमें डिजिटल पावर का रोल कितना लोग मानते हैं? मानते हैं ना भाई? टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, विप्रो, प्रेम जी और कई कई कंप्यूटर की कंपनीज हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भारत की इकोनॉमी को दिशा दी। उसमें दो अभी और वेट कर रही है। एक तो हर्बल टेक्नोलॉजी, हर्बल टेक्नोलॉजी में आयुर्वेद आता, इसमें आप लोग सही जगह पे हो। पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कि कब भारत अच्छी अच्छी दवाएं देगा। और योगी जी ने क्या कहा आज कि हम बना लेते हैं फिर उसको सुर्ती के तरह से लपेट के दे देते हैं, तो उससे तो नहीं काम होगा। अरे उसको बाकायदे सुंदर लिफाफे में या सुंदर टैबलेट बना करके दो, ताकि लगे कि उसको कम से कम जो मरीज है उसको कहेगा हाँ डॉक्टर ने बहुत बढ़िया टैबलेट दिया, तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। मुन्ना भाई MBBS कितने लोग देखे? सब देखे। तो उसमें जादू की झप्पी से भी कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्लेसिबो इफेक्ट। तो टैबलेट सुंदर जो है प्लेसिबो इफेक्ट भी देगा। और आज का वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है कि प्लेसिबो इफेक्ट क्यों होता है। होता है जरूर। तो अच्छी पैकेजिंग, आप किसी मॉल में जाते हो और बढ़िया बैग मिल जाए, जैसे अभी बैग बट रहा है टूरिज्म वाला, उस पे अच्छे अच्छे फोटो लगे हुए हैं, तो उससे खुशी होती है ना कि आपके हाथ में एक अच्छा बैग। उसी तरह से पैकेजिंग ठीक रखो, मार्केटिंग ठीक रखो, यही सब क्वालिटी कंट्रोल के तरीके। तो एनीवे योगी जी तो समझा ही गए हैं, हम क्या समझाएं इसको। इसमें जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है वो तो अभी आने वाली है। जब लोग तात्कालिक भोग से रोग में पूरी तरह से डूब जाएंगे, यानी पिज्जा खा खा करके आप इतने अधिक अपने को इन्फ्लेम कर लिए हैं, या हैमबर्गर कितने लोग खाते हैं? हाँ खा जरूर खाते हो, जरूर खाते हो। तो वो खा खा करके जब आप अपने को इन्फ्लेम कर लोगे तो हर्बल और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी ही काम आएंगी। और दुनिया जो है आपसे आगे हो चुकी है, उस सब कुछ के बावजूद भी उसके पास समय है नहीं। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और एक्स सब डाल के सब मैसेज करने के बाद भी उसके पास समय नहीं है, यानी वो ठीक से जीना नहीं सीख पाई है। तो आपको ये दवाएं बनानी पड़ेंगी हर्बल और स्पिरिचुअल, जो दुनिया में बिके और आपको करोड़पति बनाए। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते? और जो नहीं हाथ उठा रहा है वो क्या करना चाहते? ओके, इसमें मैं वो चीज पढ़ने जा रहा हूं जो मैं कहीं से उठाया हूं। इंडिया, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, सुनिए। India, with its biggest repository of medicinal plants in the world, may maintain an important position in the production of raw material, either directly for crude drugs or as bioactive compounds in the formulation of pharmaceuticals, cosmetics, even cosmetics, and other needs for health and well-being. तो आप लोग बहुत सही जगह पे हो। अच्छी अच्छी कंपनी खोलो गोरखपुर में और यहाँ से दिल्ली वालों को बेचो, है? तो ये करोड़पति बनने का रास्ता दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और मैं बहुत जल्दी, कई लोग उठ के जा रहे हैं तो वो डिस्टर्ब भी कर रहे हैं हमको।
और मैं उनको डांट नहीं रहा हूँ। अगर हमारे क्लास में होते और मैं उनको एग्जाम लेता तो उनको बैठा के खड़ा कर देता, वहाँ कुर्सी पे खड़े जाओ। हाँ? लेकिन वो जा रहे, जाने दो, उनकी मम्मी उनके लिए वेट कर रही है। हाँ, हाँ। एक नई ब्रांच आई है, अभी मैंने सिस्टम्स बायोलॉजी अप्रोच की बात कही, उससे तमाम ड्रग को अच्छी तरह से समझ करके हर्बल टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। और एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इतना लोग नाम सुने हैं एआई का, बस समझ लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर जोड़ दोगे आप, तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक टेक्नोलॉजी है डीप फेक टेक्नोलॉजी, कितने लोग नाम सुने हैं डीप फेक? हाँ, मोदी जी तो अक्सर बोलते रहते हैं कि डीप फेक, G20 में नियम पारित हो गया है कि हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी डीप फेक। क्योंकि डीप फेक का मतलब ये होता है कि आपकी तरह से एग्जैक्टली किसी दूसरे को खड़ा कर दिया गया है डिजिटल वर्ल्ड है। तो डीप फेक वाले आपकी टेक्नोलॉजी को डीप फेक करेंगे। तो इस तरह एक कंपनी भी है इन सिलिको मेडिसिन, वो बना रही है डीप फेक। तो सावधानी थोड़ा बरतना पड़ेगा, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात है। हम लोगों का रिसर्च जो था, वो सब रिसर्च तो नहीं डिस्कस किया हूँ, लेकिन इट वाज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसा दिया था, अच्छा पैसा दिया था। तो और उसमें आप लोगों का, जो मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे रेड्डी साहब हैं, तो आप इसमें, लेकिन वो जो दवाएं हैं या जो फल फूल हैं, उनको देख करके प्रसन्नता होती है। अब इसमें जो रखा हुआ है, भाई अदरक देख करके खुश नहीं होती हैं आप? कौन अदरक देख के दुखी होता है, ये बताओ? तुलसी जी को देख के कौन रोता है? कोई नहीं ना। आंवले को देख के कौन चिढ़ के भागता है? कोई नहीं। उसी तरह से हल्दी, अरे हल्दी ना लगे तो फिर आप कहा हो हल्दी हो लगल बा। अरे बा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे देश में आपके जीवन के साथ स्वाभिमान से जोड़ दिया गया है। क्या त्वरित हल्दियों ना लगा? सोचो, तो हल्दी लगना यानी जो पीली हल्दी है उसका कंपोनेंट क्यूरक्यूमिन आइसोलेट हो गया है। लेकिन आप रोज दाल में खाती हैं, उसके बारे में सोचती नहीं है। एक दिन आज जाकर के हल्दी माँ को धन्यवाद दीजिए कि हे हल्दी माँ, मैं आपको खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद देना है? हल्दी माता है? तो मैं इन 3 या 6 जो यहाँ लिस्टेड हैं इस पे काम किया हूँ, और उसमें पर्टिकुलरली जो प्यूरिफाइड केमिकल था, हम लोगों के साथ समस्या है कि वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है या उसका वो प्रेसिपिटेट कर जा रहा है, ये है वो है, बड़ा चक्कर होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कुरक्यूमिन जो है वो एक प्योर केमिकल के रूप में आ चुका है। तो उसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट जो था, और आपको एक बताऊं, चाइनीज जो है, इनसे फंसिएगा मत, ये मैंने इस नाते रखा है इसको कि एक नेट पे बैंक है जिसको इन्फ्लैम नेट कहते हैं, ये चाइनीज का है। तो वो सब, जैसे योगी जी का है ना कि आप सब इंफॉर्मेशन दे दोगे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, गूगल को, तो वो एक प्रोडक्ट बना लेंगे। ये चाइनीज भी कर रहा है, तो इसे सावधान रहिएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वो चीज दिखा दूं कि होता क्या है। हमारी सेल्स जो हैं वो, इसमें एक सेल्स है मैक्रोफेज, आप लोगों ने नाम सुना है मैक्रोफेज का? कहां से पैदा होती है, किस सेल से? सर्कुलेशन में मैक्रोफेज नहीं होता है। मैक्रोफेज तभी बनता है जब वो टिश्यू से संपर्क करता है।
यानी एक सेल होती है जिसको मोनोसाइट्स कहते हैं, वो ब्लड में होती है, बोन मैरो से आती है, ब्लड में रहती है, और जब टिश्यू में जाती है तो मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज मतलब एक पुलिसमैन। जैसे कभी कभी होता है होमगार्ड का सिपाही पकड़ा गया है, वो बहुत बड़ा शातिर बदमाश था, सुना न्यूज देखा आप लोगों ने कि एक होमगार्ड का सिपाही 15 साल से हिस्ट्री शीटर था और वो सिपाही था, कोई यादव, कमलेश यादव। कितने लोग यादव हैं, या बुरा मत मानिएगा। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा है कि इसी तरह से मैक्रोफेजेस भी हैं, ये पुलिसमैन हैं, कभी कभी करप्ट हो जाते हैं, और जब करप्ट हो जाते हैं तब समझ लीजिए आपकी खैर नहीं, और उसको आपको उस पर ध्यान देना होगा। हम लोगों ने एक बड़ा सिंपल सिस्टम इन्वेंट किया है जिसमें प्यूरिफाइड हिमेटोपोएटिक फैक्टर्स को लेकर के अगर आप मोनोसाइट्स को लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं एक ग्रोथ फैक्टर से, जिसको कॉल मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो आपको एक तरह का मैक्रोफेज मिलेगा। और दूसरी तरफ आप एक दूसरे ग्रोथ फैक्टर से करेंगे जिसको GMCSF कहते हैं, तो वो एक दूसरी तरह का मैक्रोफेज पैदा करेगा, और इसका नाम रखा गया है M1 M2। ये मैक्रोफेज की प्लास्टिसिटी के नाते हो रहा है, इसको मैक्रोफेज पोलराइजेशन कहते हैं। एक एंटी प्रोलिफरेशन है और एक प्रो इंफ्लेमेटरी है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी बैलेंस किया हुआ है कि दोनों साथ में रहते हैं, और एक्यूट में जब रिजॉल्व हो रही है तो दोनों काम कर रहे हैं। उसमें जब एक वीक पड़ जाता है क्रॉनिक, तो ये टेस्ट बड़ा सरल सा टेस्ट है, और BHU में तो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, लेकिन ये अवेलेबल है जल्दी किट फॉर्म में। अच्छी बात ये है कि मैक्रोफेज के शेप को M1 से M2 आप लेबोरेटरी में बदल सकते हैं, एक शेप से दूसरे शेप पे, दूसरे शेप से पहले शेप, यानी रिवर्सिबल है। और ये पता नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, लाइट नहीं रहेगी दिखाई पड़ता। एक मैक्रोफेज जो है वो पैनकेक की तरह रहता है जिसको M1 कहते हैं, और एक जो है वो राउंड स्फेरिकल बॉडी के रूप में रहता है, टिश्यू कल्चर में बड़ा अच्छा दिखाई देता है, इसको M2 कहते हैं। M2 एंटी प्रोलिफरेट एंटी इंफ्लेमेटरी है, और M1 प्रो इंफ्लेमेटरी है, और इसको बदला जा सकता है लेबोरेटरी में। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्टैब्लिश कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि रिवर्सिबल है। एक एजेंट डालिए, वो एक बनाएगा, फिर उसी को उलट दीजिए, वो दूसरा बना देगा, यानी ग्रेडियंट के हिसाब से एक ग्रेडियंट बना हुआ है, M1 M2 और फिर M2 बदल जा रहा है। इसको नापा भी जा चुका है, और बाकायदे इसकी एनालिसिस एक्सप्रेशन लेवल पे हो चुकी है। अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद अब ये एक टूल के रूप में यूज किया जा सकता है कि इन्फ्लेमेशन का, अगर आप किसी मेडिसिन को टेस्ट करना चाहते हो कि वो M1 पैदा कर रही है कि M2 पैदा कर रही है, तो इससे उसका वो इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स पता चल जाए। और ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से BHU में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ब्लड बैंक था, वहां लोग जो बीच वाली लेयर होती बफी कोट, उसको फेंक देते थे। हम लोगों ने उसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये डरते थे कि इम्यून सेल्स जितनी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वहीं रहती हैं, हम लोग इनका इकट्ठा करके उसी पे एक्सपेरिमेंट कर डाले। भविष्य में आप लोगों में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, भविष्य में आप लोगों को एक टर्म बहुत बार सुनना पड़ेगा, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बार बार सुनना पड़ेगा।
और इसमें सारी मेडिसिन को, भाई मेडिसिन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को सुखी और शांत करना, यही ना उद्देश्य है। ये सारा कुछ बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है? कि मनुष्य सुखी और शांत हो जाए। तो आज के समय में क्योंकि सारे संस्थान मनुष्य के टैक्स से ही बने हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जब हमें ही खुश होना है तो एक ऐसी मेडिसिन बनाओ जिसमें सब शामिल, और जब सब शामिल होंगे जिससे मुझको आराम मिलेगा मैं उसको ले लूंगा। तो ऐसा सुनने में आएगा। हो सकता है आप लोगों के समय में जब आप लोग मेरी उम्र के हो जाओगे तो ये पूरी तरह फुल्ली फंक्शनल हो जाए। और इसी को मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। और इसको बड़े बड़े से आप लोग तो यहाँ इधर उधर छटक रहे हो, वहां बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं जब उन्हें भोजपुरी में बताया जाता है। हाँ? अब सनपातल उनके समझा दे कैसे भाई, तो वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत बढ़िया भाई। मेढक से मेढक क्यों हुआ और हाथी से हाथी क्यों हुआ? हाथी से मच्छर क्यों नहीं हो गया? हाथी से मच्छर पैदा होगा? नहीं हो। योगी जी भी कुछ कर डाला, नहीं हो सकता। तो ये बताते हैं तो किसान भी बहुत ही खुश हो जाता है कि अरे ये टेक्नोलॉजी आ गई है। और अभी आपको बताऊं, स्टेम सेल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल पॉपुलर हो गई है कि लंगड़े को भी खड़ा कर दे, दौड़ा दे, अंधे को भी आंख दे दे। कैसा रहेगा? जिसकी आंख नहीं है उसको आंख मिल जाए, अब जिसके पांव नहीं है उसके पांव ठीक हो जाए। ये तो बहुत अच्छा होगा। और हरी उसके पीछे इकोनॉमिक कारणों से उस पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन ये होगा, जरूर होगा। तो हम लोग इंफॉर्मेशन का सामाजिकीकरण भी कर रहे हैं और प्रश्न पूछना सिखा रहे हैं बच्चों को जो 15 साल के नीचे हैं। अपनी भाषा में सारे प्रश्न क से ही तो होते हैं। कोई प्रश्न च से होता है, एक च से प्रश्न बनाइए, नहीं बना पाए। क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, सब क से। क्या च से कोई है प्रश्न? नहीं, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। आप कितना हो कहेंगे। अच्छा, ये मेरी अंतिम स्लाइड है। देखिए भाई, मैं ऐसा सोचता हूं कि पूरी दुनिया बेचैन है। आप लोग मानते हैं इसको, बेचैनी है कि नहीं है? तो मैंने ये कहा कि बेचैनी को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया भारतीय शांति मंत्र की शरण में। शांति मंत्र आप लोग जानते हैं, आप शांति, औषधय शांति, शांति रहे शांति। असली सुख के लिए भारतीय सांस्कृतिक सरोवर में सबको स्नान करना होगा। अब समय आ गया है कि दुनिया अपने विज्ञान की परिभाषा को भारतीय विज्ञान की परिभाषा से बदले। दया, करुणा, शांति, ये भी तो बात होनी चाहिए इसमें। बुद्ध ने तो यही किया। तो ये शायद मेरी अंतिम स्लाइड है। और इसके बाद एक नारा है जिसको मोदी जी देते हैं, मैं भी देता हूं। किसान जय विज्ञान, जय अनुसंधान, धन्यवाद। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो और उसका उत्तर भोजपुरी में सुनना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। सनपातल समझ में आ गई ना? बस एक चीज को याद रखिएगा, तीनों दोष खराब, बात, पित्त, कफ, सनपात गिरवा। तो आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात को। हो सकता है कुछ तो जरूर मिला होगा घर ले जाने के लिए। हाँ, इतना तो जरूर मिला होगा कि इम्यून सिस्टम एक बायो सेंसर है और एक बहुत ही बढ़िया बायो सेंसर। वैसा बायो सेंसर अभी तक प्रकृति ने बनाया नहीं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं भी थक गया हूं, आप लोग तो थक ही गए होंगे। तो धन्यवाद।
Please wait, sir. Now I request Mr. SK sir to give a memento. मुझे तो 2 मोमेंटो मिलना चाहिए, मैंने इतना लोगों को है। चलिए ठीक, बाय। बेटा जरा मेरे कैमरे से फोटो खींच लो, जरा मेरे कैमरा से ले लो, ये लो। आइए भाई एसके सर। हाँ वाह वाह,